तो भाई किस्मत भी पीछे से आके लात मार देती है। तो ये देखो भाई, नॉर्मली कुछ नहीं, बैग डाला, बंद किया इसको, लो भाई फुल टैंक डीजल आया है 3709 रूबल्स का। इस ट्रिप में हर कंट्री में ऐसे अपने इंडिया का फ्लैग लहराते चलेंगे और फाइनली न्यूयॉर्क में अपना इंडिया का फ्लैग लहरा के फिर अपनी ट्रिप खत्म करेंगे। चेंज नहीं थे मेरे पास तो फिर मैंने 500 का डाला, इन्होंने 300 मुझे रिटर्न भी कर दिए भाई। नाइस, ये आ गई अपनी रिसीट। तो ये था भाई अपना टोल, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, अभी तक का सबसे मान लो मोस्ट एक्सपेंसिव टोल हमारी लाइफ का। मेरा पासपोर्ट अंदर ले जाके रख दिया साइड में, तीनों लोग बैठ के हंस रहे हैं। ऐसे करके उसे रशियन में कुछ ऐसे चिल्ला के बोला, तो मुझे समझ नहीं आया मतलब क्या डाटा है कि कुछ ऐसा कुछ बोला है इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, तो उसके बगल में कहता है गो एंड सिट। मैं डर भी गया, मैंने कहा यार अभी कुछ फालतू में, एक तो मैंने एग्जिट भी नहीं है, स्टैम्प भी नहीं लगी है पासपोर्ट पे। वर्स्ट एक्सपीरियंस भाई, वर्स्ट एक्सपीरियंस, सीरियसली मैं बता नहीं सकता आपको, इतना फ्रस्ट्रेट हो रखा हूँ उस टाइम पे। बट कोई नहीं, चलो एग्जिट हो जाऊँ, एक बार एंटर कर जाऊँ एस्टोनिया में, तब बताता हूँ आपको सब कुछ। अभी तक की मेरी वर्स्ट लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग थी रशिया टू एस्टोनिया फ्रॉम रशियन साइड। अब यार जोश जोश में आ तो गए, ये चीज़ फील भी कर ली, इतनी बढ़िया स्नो गिर रही है, बट अब मैं नीचे देख पा रहा हूँ ना, तो इसके नीचे बढ़िया स्नो जमी भी हुई है। रशिया में भाई विंटर्स में कुछ टाइम का पता नहीं चलता, सुबह शाम दोपहर सब एक जैसी। और यहाँ पे बादल की मूवमेंट्स देख के मैं पता लगा सकता हूँ कि बाहर कितनी ठंड है, क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज। अभी कैमरे पे पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट वैसे देखने में ना बादल मूव कर रहा है बहुत तेज। चलो भाई निकलते हैं आज यहाँ से। ये था अपना बंक बेड, जिन्होंने लास्ट नहीं देखी होगी वीडियो उनको दिखा दूँ। यहाँ पर मैं पिछले 2 दिन से स्टे कर रहा था, आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इसको निकालो जी, ये हमारा ब्रेकफास्ट है वैसे अभी का, इसके अंदर बिरयानी है, कल शाम को पैक करा के लाया था, रात में मैंने खा लिया था और फिर बच गया था आधा, पूरा नहीं खा पाया था, तो फिर मैंने जो है सुबह ब्रेकफास्ट करके तब निकलूंगा। पिछले 2 दिन से भाई कोई नहीं आया पूरे डॉम में, सिर्फ अकेला ही था मैं, ना इन दोनों पे, ना ही इस पे और ना ही इन दोनों पे। ये वाला बेड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है क्योंकि इसको क्लीन नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब है कि इस पर पक्का कोई ना कोई है, मतलब किसी ने रेंट आउट कर रखा है। बट अभी कोई नहीं आया, ना तो कल रात को आया ना ही परसों रात को, मैं अकेला सो रहा था भाई, पूरा रूम समझ जाओ प्राइवेट रूम था मेरा। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया यार, देख रहे हो इतने छोटे से एरिया में, ओहो रामनाल भाई रामनाल, ओके आराम से। अरे की ले ली मैंने, हाँ ले ली। बाकी ये थी भाई डॉमेट्रीज सारी की सारी, बहुत सारी डॉमेट्रीज हैं भाई, बहुत सारे वॉशरूम्स भी हैं मैंने एक फ्लोर पे। आज का हमारा ब्रेकफास्ट है भाई बिरयानी, बढ़िया एकदम गरम कर लिए, ठीक है एकदम, देख रहे हो धुआं निकल रहा है पूरा, देख रहे हो भाप निकल रही है एकदम। साथ में एक लाटे जो कि मैंने यहीं से लिए, मुझे पड़ी है 190 रूबल्स की, इंडियन रुपीज़ में हो गया 200 रुपये। ठीक है चलो ब्रेकफास्ट हो जाएगा मेरे एटलीस्ट, तो मैं कहीं रोकने वाला नहीं हूँ। आज मैं लंच पे सिर्फ मंचिंग करूँगा थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि हाँ हार्ड खाने के लिए रोकूँगा, सीधा रात को पहुँच के कुछ कुक करेंगे, क्योंकि मैंने आज वहाँ पर बुक किया अपार्टमेंट। कैसा है कितने का बुक किया वो तो जाके ही बताऊँगा ऑब्वियसली, और कुछ चेंजेस होने वाले हैं कल से जब मैं एक्सप्लोर करूँगा यूरोप, तो वो सारी चीज़ें मैं आई होप कल ही बताऊँगा आपको, कल के ब्लॉग में। गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, रशिया में हम लोग उसको वॉश नहीं करा पाए और ना ही कराएंगे, बट वो कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो भाई किस्मत भी पीछे से आके लात मार देती है। तो ये देखो भाई, नॉर्मली कुछ नहीं, बैग डाला, बंद किया इसको, यहाँ से इसका पेज जो है पता नहीं कैसे लूज़ हुआ, ठीक है लूज़ होके और ये बाहर आके गिर गया यहीं पर ही। तो मैंने ध्यान दे दिया, अब इसका पेज निकल नहीं रहा क्योंकि अंदर से मैंने खोल के देखा, तो पूरा हटाने पड़ेगा उसके बाद हो पाएगा, और ये खोलना बड़ा मुश्किल है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी रहने देता हूँ। बट ये पेज अगर कहीं चला गया फिर क्या करूँगा, तो ये से आपका अलग से है, क्या ही बताऊँ भाई सीरियसली, इसको अंदर रख लेते हैं। चलो जी ऑल सेट टू लीव, आज हम अपनी नेक्स्ट कंट्री एंटर कर जाएंगे। बहुत गंदा हो रखा है मैप, आज लास्ट बार आपको, आज तो नहीं कल भी लास्ट बार, कल मैं शाम को मोस्ट प्रोबेबली वॉश कराऊंगा, क्योंकि कल चेकआउट करके मेरे पास टाइम होगा 4-5 घंटे, बताऊंगा पूरी स्टोरी क्या है। तो बेसिकली यहाँ से निकल के नेपाल, चाइना और कज़ाकिस्तान और रशिया एंटर करके, यहाँ से नहीं यहाँ से एंटर करके, और हम लोग यहाँ पर थे मॉस्को,
ठीक है। और आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भाई एस्टोनिया, हमारी न्यू कंट्री, यूरोपियन कंट्री। तो फाइनली आज हम लोग एस्टोनिया या फिर आप कह सकते हो यूरोप एंटर कर जाएंगे। उसके बाद हम पूरा यूरोप घूमेंगे इस बार अच्छे से, फिर यूके जाएंगे। एंड सो सॉरी गाइज, सीरियसली सो सॉरी, मैं आप लोगों को रशिया नहीं दिखा पाया। आप लोगों ने देख लिया क्या रीज़न था उसके पीछे, क्यों नहीं दिखा पाया। बट मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आओ। जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं सब इस टाइम पे पछता रहे हैं। मैं हॉस्टल में कम से कम तो इंडियन से ही मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला, सब ने यही बोला भाई बहुत इशू हो रहा है, हम एक्सप्लोर कर ही नहीं पा रहे हैं, पैदल पैदल यहीं घूम रहे हैं, या फिर कर भी कह रहे हैं कि कैब से बता रहे हैं वहाँ जाओ फिर वापस आओ। मतलब गाड़ी से घूमने का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और मैं भी कर सकता था वो चीज़, बट फिर मेरे को उस चीज़ का डर था यार कि वहाँ पर कोई भी इंटरनेट देने को राज़ी ही नहीं है। तो इंटरनेट, और हाँ एक चीज़ और, एक यू सिम करके कोई ये कहता है, आप थोड़ी R&D करना। अगर आप आना चाहते हो बाहर से, अगर आप ए सिम अगर रशिया में बिना एंटर किए ए सिम अगर इंस्टॉल कर लेते हो तो शायद थोड़े चांसेस है कि आप लोगों को चल जाए आपकी ई सिम। वरना येंडेक्स भी बोलते हैं यहाँ पर ऑफलाइन चल जाता है, नहीं चलता भाई, मैंने देख लिया चला के। चलो जी, फिलहाल आज की जर्नी जो होने वाली है भाई वो है हमारी एस्टोनिया के लिए 1151 किलोमीटर, 12 घंटे दिखा रहा है, रात के 11, साढ़े 11, सवा 11 बजे का अराइवल। बाय द वे रशिया और यूरोप में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है, मतलब यूरोप इज़ बिहाइंड रशिया। तो मैं 10:14 पर पहुंचूंगा, बट ये इसमें इंक्लूड टाइम नहीं है जो बॉर्डर क्रॉसिंग में लगेगा। और बॉर्डर खुलता है रात के 11 बजे तक। 3 बॉर्डर क्रॉसिंग है वैसे, जिसमें से 2 पे व्हीकल अलाउड है, 1 पे व्हीकल अलाउड नहीं है। और जो मेजर वाला बॉर्डर है ना, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है बेसिकली एस्टोनिया और रशिया का, उस पे ही व्हीकल अलाउड नहीं है, क्योंकि उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैंने सर्च किया था, देखा था। तो कोई नहीं, चलो अभी जिससे एंटर हो सकते होंगे हमें तो मतलब है रशिया एंटर, यूरोप एंटर करने से, ना कि रूट कौन सा हम चूज़ कर रहे हैं उससे। और बाय द वे 2 रूट हैं, 1 मिनट, हाँ ये देखो 2 रूट्स हैं। एक ये ऊपर वाले इसमें टोल है, एक ये नीचे वाले इसमें टोल नहीं है। तो इस वाले में बड़ा हैवी टोल है, बट इसमें नाना करते हुए मेरा कितना टाइम बच रहा था, सवा घंटा बच रहा था। तो मैंने कहा इसी पे चलेंगे, इस पे कहीं जाके और धीरे धीरे गाड़ी चले, क्योंकि यहाँ पे टाइम ना चेंज बहुत जल्दी होता है। अगर आप मैप का टाइम देखोगे और एक्चुअल टाइम देखोगे, अगर हल्का सा भी आप रुक गए ना, आधा घंटा सीधा बढ़ जाएगा। तो इस रीज़न की वजह से मैंने डिसाइड किया भाई कि एक्सप्रेस वे से होते ही चलेंगे। वैसे हमने बिल्कुल टोल नहीं दिया है पूरे रशिया और कजाकिस्तान में, अगर थोड़ा टोल लग भी जाएगा तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। चलो जी, बहुत देर से कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ रखी है मैंने गाड़ी, तो दिक्कत नहीं है। बहुत सारे काम करने हैं यार यूरोप जाके, बहुत सारे काम इकट्ठा कर रखे थे मैंने, रशिया के लिए इकट्ठा किए थे क्योंकि यहाँ पे टाइम भी था, ठीक है, बट यहाँ इम्पॉसिबल हो गया था भाई करना। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा छोड़ो। हाँ ये देखो वॉशिंग है, गाड़ी लेके गए यहीं पर ही अंदर लेके चले गए। मैंने कहा छोड़ यार, एक तो वैसे ही मौसम ख़राब है, अभी फिर से वही चिप 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 सारा शुरू हो जाएगा, और वापस से विंडशील्ड इसकी पूरी गाड़ी का वही हाल होना है। तो यूरोप की सड़कें यहाँ से ज़्यादा साफ़ है, तो यूरोप पहुँच के फिर वहाँ पे मैं कर लूँगा बढ़िया से इसको वॉश वगैरह। बाकी टेम्परेचर की बात करूँ तो अभी 8 डिग्री हो रहा है बाहर, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, बट हवा बहुत तेज़ चल रही है, इस वजह से ठंड लग रही है। और गाड़ी का टेम्परेचर अभी तो बहुत लो है, अभी 50% हो जाएगा ये थोड़ा सा चलते ही, क्योंकि इंजन हीट अभी होगा, क्योंकि बहुत देर से गाड़ी पूरी रात खड़ी हुई थी इतनी ठंड में, इस वजह से गाड़ी पूरी ठंडी पड़ी हुई है। अभी कोल्ड स्टार्ट किया तब जाके इतनी गर्म हुई है, और रीज़न यही होता है भाई कोल्ड, 1 मिनट यार इसका ऑटो फोकस, हाँ मैं कह रहा हूँ रीज़न यही होता है कि ये उसका कोल्ड स्टार्ट करने का, कि थोड़ा सा इंजन हीट हो जाए, उसके बाद आप फिर एक्सेलरेट करना शुरू करो। कहीं एकदम सीधा बैठते ही सीधा एक्सेलेटर पे पैर रख दिया, फिर इंजन आवाज़ करने लगता है। ये देखो भाई, इंटरनेट में मैप लगा के चला था मैं, दोनों मैप अटक गए हैं। यहाँ पर इंडेक्स चला रखा है मैंने, ये भी अटका पड़ा है, इधर गूगल मैप चला रखा है, वो भी अटका पड़ा है। अब बस ऐसे ही अंदाजे से चले जा रहा हूँ। अरे यहीं से ठीक है, अब देखते हैं भाई निकल पाऊँगा मैं उसको से बाहर की नहीं। बाहर आउटर पकड़े ही निकल जाऊँगा, एक्स्ट्रा थोड़ा चलना पड़ेगा। अभी तो क्या हुआ, आई होप मॉस्को एग्जिट करते ही थोड़ा इंटरनेट मिल जाए मुझे, चलने लग जाए इंटरनेट, क्योंकि चलने लग जाता है। और यहाँ पर पता है मैंने क्या नोटिस किया है कि शायद से ना यहाँ जो सिटीज़ हैं, बेसिकली सिटीज़ में इन लोगों ने बैन कर रखा है इंटरनेट वगैरह सब कुछ और नंबर। बाकी जो रोड पे अगर आप नॉर्मल चलोगे, हाईवे या एक्सप्रेस वे पे चलोगे, तो वहाँ पर कुछ भी बैन नहीं है, वहाँ बढ़िया सीन है, मतलब बढ़िया नेटवर्क सब चलता है। थोड़ा तो यार ये रीरूट हो जाए, थोड़ा सा तो आइडिया लग जाए मुझे, सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। अपने आप गोल चक्कर वगैरह सब अपने आप लेने पड़ रहे हैं यहाँ पे। और एकदम सुबह होते देख रहे हो जाम वाम सब शुरू हो गया है। अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 10:50 सुबह के, और मैं सोच रहा था ऐसे निकल जाऊँगा 8:30-9 बजे, बट भाई बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था सीरियसली। और 13 घंटे की ड्राइव के लिए ना मैं ऐसे जल्दी जल्दी उठ नहीं सकता था बिना अपनी नींद पूरी किए। नींद तो पूरी हो गई मेरी लगभग वैसे, बट फिर भी मैं सोया सिर्फ 6 घंटे हूँ,
7:30 उठ गया था, खाते पीते रेडी होते पैकिंग करते करते इतना टाइम हो गया। बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, कहाँ निकल गया हूँ मैं। ठीक है, मैप दिखा नहीं रहा है, कुछ समझ आ नहीं रहा है बोर्ड पे कि क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखते नहीं है ये लोग, सब कुछ रशियन में लिखा हुआ है। अब बस मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ इसी तरफ। आई होप होना चाहिए। मुझे आगे से एक बार राइट लेना है मॉस्को बाईपास करने के लिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और मुझे कहीं अगर सेंट पीटर्सबर्ग का बोर्ड दिख गया तो फिर मैं उस तरफ मोड़ लूँगा, बट सिटी के अंदर तो मुझे लगता नहीं कि दिखेगा। सिटी क्रॉस करने के बाद ही दिखेगा। मुझे लग रहा है कि टाइम ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी जिस तरफ मर रहा हूँ मैं, क्या पता वहाँ से पहले कोई रास्ता हो जो बाईपास पे निकाल दे या एक्सप्रेसवे पे निकाल दे। उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इतनी अच्छी किस्मत है मेरी कि एकदम से परफेक्ट मेरे को रोड मिल जाएगी। देखते हैं यार, अब जो होगा तो चलो बताऊँगा। और कोई ऑप्शन भी नहीं था यार, बिना मैप के कैसे ही निकल पाओगे अब सिटी से बाहर। अब यार मेरे पास ना 2 ऑप्शन है, या तो मैं येंडेक्स मैप देख देख के चलता रहा हूँ। येंडेक्स मैप जो दिखा रहा है वो नीचे वाला रास्ता दिखा रहा है, पता नहीं कैसे मैंने वहाँ पे चूज़ किया था टोल वाला रास्ता, बट इस पर फिर वही 1.5 घंटे ज़्यादा दिखा रहे हैं। देखो 12 बजे पहुँचूंगा मैं रात के। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला मैप मेरे को चूज़ करने का मन नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें गूगल मैप्स मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो गूगल मैप्स अलग ही दिखा रहा है, मतलब गूगल मैप्स पर चल ही नहीं रहा था। तो मैंने इसमें ना ये देखा कि ऊपर की साइड इस तरफ पड़ रहा है, मतलब अगर वैसे पूरा मैप देखोगे आप तो इस तरफ पड़ रहा है सेंट पीटर्सबर्ग। तो मैंने यहाँ की कोई लोकेशन उठा के, क्योंकि कल मैंने ना ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया था मॉस्को का, तो फिर मॉस्को में अगर मैं यहाँ पहुँच गया, मॉस्को एग्जिट कर गया, तो जहाँ तक मुझे लगता है हमारा यहाँ पर इंटरनेट चल जाएगा। और यहाँ से फिर मैं एक्सप्रेस वे पकड़ लूँगा अपना जो पीटर्सबर्ग के लिए जाता है, फिर वहाँ से एक्सप्रेस वे छोड़ के नीचे बॉर्डर की तरफ निकल जाएंगे। 2 घंटे लगता है वहाँ से। तो अब मेरे को डिसाइड करना है भाई कि मैं रिस्क लूँ इस पर। अगर यहाँ पर जाके मैप नहीं चला तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर तो यही है भाई कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट येंडेक्स पे ये है कि चलो एटलीस्ट मैप चल रहा है, तो मैं मॉस्को सिटी से बाहर निकल जाऊंगा। या फिर एक काम करूं, मैं येंडेक्स ही फॉलो करूं और यहाँ से राइट ना लूँ। ठीक है, येंडेक्स फॉलो करके और फिर सिटी से बाहर निकलूं पहले, और सिटी से बाहर निकलने के बाद फिर मैं मैप लगाऊंगा उस तरफ रूट से। बट यार पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे चढ़ना इतना ईजी नहीं है। यहाँ पर 200 250 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है, कोई कट ही नहीं है एक्सप्रेसवे पे। और क्या पता फिर मैं थोड़ा ऑफ ही चला जाऊँ वहाँ से आने, मुझे उतना ही टाइम दिखाए, तो फिर उसका भी बेनिफिट नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा है, या तो नीचे वाले से ही चलें, बट उस पर वही यार 1.5 घंटा ज़्यादा लगेगा। सिर्फ इंटरनेट की वजह से देख सकते हो आप कितना परेशान होना पड़ रहा है भाई मुझे। चलो भाई, ले लिया मैंने रिस्क, देखा जाएगा। बहुत सोचा मैंने, फिर मैंने कहा छोड़ो यार। अब मैंने टवेर करके एक लोकेशन है जो मेरे को ऊपर की तरफ एक हाईवे जाता हुआ दिख रहा है, तो मैंने वही लोकेशन लगाई है। 2 घंटे दिखा रहा है, 2 घंटे में आई होप आ जाने चाहिए नेटवर्क। और 2 घंटे में भी नहीं आया भाई, तो फिर मेरी किस्मत सच में बहुत ख़राब है। क्योंकि आते वक्त मैंने नोटिस किया, मैं याद कर रहा था परसों नरसों जब भी आया था मैं 2 दिन पहले। ठीक है, तो आते वक्त यार कार वॉशिंग है यहाँ पे, बट यार टाइम नहीं है, ऑलरेडी 12 बजे पहुँच रहा हूँ। कार वॉश करने लगे तो पता नहीं कितने बजे पहुँचूँगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं है तो भाई फिर तो हो गए काम। बट मुझे याद है 2 दिन पहले जब मैं आ रहा था ना, तो मॉस्को सिटी के बाहर नेटवर्क आ रहे थे। नेटवर्क तो अभी भी आ रहे हैं, कॉल मैं कर सकता हूँ, बट इंटरनेट नहीं चल रहा है। उल्टा हिसाब किताब है भाई। बल्ले बल्ले हो गई गाइस, बल्ले बल्ले, चल गया भाई, नेट चल गया। सही रिस्क लिया भाई। और ऊपर वाला मैंने रूट चूज कर लिया है, मैं 11:30 से पहले पहुंच जाऊंगा होपफुली। अरे नहीं यार सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, मेरा बॉर्डर क्रॉसिंग भी तो इंक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, वो भी तो मेरे को अलग से टाइम लगेगा। अरे यार इसका ऑटो फोकस, हाँ तो मैं क्या था, बॉर्डर क्रॉसिंग भी है भाई, उसमें भी टाइम लगेगा। अब देखो कैसी होती है, क्योंकि ना करते हुए हम एशिया से बेसिकली यूरोप में एंटर कर रहे हैं। और एक चीज़ और शायद से मैंने बताई भी थी आप लोगों को, रशिया जो है ना वो एशिया और यूरोप दोनों में आता है। एक्चुअल में दोनों का पार्ट है रशिया, ठीक है, बट वैसे एशिया में बोलते हैं, बट एक्चुअल में अगर फैक्ट्स की बात करें तो रशिया जो है यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है। ठीक है, बट फिर भी आज हम एक्चुअल यूरोप में एंटर करने जा रहे हैं, एस्टोनिया में। तो आई होप कि होगी वहाँ पर चेकिंग भाई, बढ़िया चेकिंग होगी। देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। भाई मुझे पता है क्या लग रहा है, अभी देखो जैसे हम अभी मॉस्को हमने एग्जैक्ट बाहर नहीं हुए हैं अभी, हम सिर्फ हमने जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, जो एकदम गोल है मॉस्को, जो लोग आए होंगे मैप देखा होगा तो पता होगा कि मॉस्को बेसिकली जितना सेंटर में जाओगे ना, जैसे हमारा सीपी है वैसा सही समझ सकते हो, गोल से ऐसे करे, गोल 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 जाके फिर आपको कट लेना पड़ता है अगर अंदर जाए। बाहर निकलने के लिए फिर बाहर की तरफ कट लेना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन लोगों ने ना सेंट्रल मॉस्को में पूरा वो जैम्पर लगा रखे हैं, जिसमें आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, मैप इधर उधर दिखाएगा। क्योंकि अभी मैं पूरा का पूरा बाहर आया भी नहीं हूँ मॉस्को से, अभी भी मॉस्को में ही हूँ मैं, आउटर मॉस्को कह सकते हो आप। बट यार इतनी जल्दी नेट कैसे चला गया, मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। मैं आप लोगों मैंने दिखाया था ना कि 2 घंटे के अंदर आ जाने चाहिए, मुश्किल से 20 मिनट में आ गया नेटवर्क। और ये भी मॉस्को ही है, नो डाउट मॉस्को है ये भी,
ठीक है। तो यार ये हो सकता है, अगर आप लोग आते हो घूमने तो ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बाहर रुको, अभी जब तक सिचुएशन नहीं ठीक होती है, अपना पूरा R&D करके आना, ठीक है, और बाहर रुको, यहाँ से कैब वगैरह करके सेंटर जाओ। बट वही है, वापसी में फिर आपको कैब नहीं मिलेगी, और सेंटर में तो भाई कैब रोक के मिलना बहुत मुश्किल है भाई, वहाँ गाड़ियाँ रुकती ही नहीं है। और सेंट्रल में इतना ज़्यादा सिक्योरिटी होने का रीज़न ये है, ऑब्वियसली भाई क्रेमलिन है वहाँ पे, अपने मिस्टर पुतिन का घर, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्रेमलिन जिसको नहीं पता उनको बता दूं, जैसे हमारे इंडिया में राष्ट्रपति भवन है, वैसे ही मॉस्को में क्रेमलिन है, ठीक है, पुतिन्स होम या फिर प्रेसिडेंट हाउस आप कह सकते हो। साथ ही साथ रेड स्क्वायर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है भाई मॉस्को का, मतलब जो आता है मॉस्को वहाँ पे फोटो खींचे बिना वापस जाता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सेंट्रल में ही है, तो इस वजह से शायद वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा रखी है। फिलहाल यहाँ पे स्पीड लिमिट दे रखी है इन्होंने 110, बट मुझे पता है सेंट पीटर्सबर्ग वाले हाईवे पे, जिसका टोल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उस पर 130 की स्पीड लिमिट है, मैंने वीडियोज़ देखी थी एक दो, तो ये ठीक है भाई, 130 की स्पीड लिमिट है, तो फिर मतलब अच्छी खासी खींच पाएंगे 120 प्लस। और हाईवे बहुत प्यारे हैं, मतलब वो हाईवे हैं ही 120 प्लस वाले, ठीक है, मतलब 130 के नीचे रखो, 120 प्लस आप आराम से चला सकते हो और सेफ है। अगर आप धीरे चलाओगे तो उसमें ज़्यादा रिस्क है फिर, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ आती हैं। तो ये बस अपना पूरा का पूरा फोकस रोड पे रखो, कहीं इधर उधर मत देखो, ठीक है, और कंटिन्यूसली ड्राइव करते रहो। जब लगे तो बीच बीच में स्पॉट्स बने हुए वहाँ पे, रेस्ट पॉइंट्स, या फिर आप कह सकते हो पार्किंग दे रखी है साइड साइड में, और मिडवेज भी आते रहेंगे बहुत सारे, तो वहाँ पर रुक के आप रेस्ट कर सकते हो। बट ये नहीं कि रोड पे खींच भी रहे हो और फिर इधर उधर कट मार रहे हो। अपनी लेन ड्राइविंग फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर। अगर आप लेन ड्राइविंग फॉलो करोगे तो उसके बाद कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, और गलत ओवरटेक कभी नहीं, क्योंकि हम राइट हैंड ड्राइवर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव कर रहे हैं, तो हमेशा से हम लोगों को थोड़ा इशू आएगा ही आएगा लेफ्ट से ओवरटेक करने में। बट ऐसी रोड्स पे कभी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है गाड़ियों के अंदर। पीछे अपना IRVM में भी देखो और ORVM में भी देख के तब अपना आराम से ओवरटेक कर सकते हो, तो ऐसा इशू नहीं आता। अब तो ऐसे मेरे को तो आदत पड़ गई, बट जिन लोगों को क्वेश्चन होता है, क्योंकि यूजुअली मेरे से कोई भी ऐसा पूछता है ना कि यार बाहर तो ऐसा होता है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती, तो बस मैं उन लोगों के लिए आंसर था ये भाई कि दिक्कत ऑब्वियसली होती है, सिंगल लेन रोड पे ज़्यादा होती है, बट ऐसे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पे दिक्कत नहीं होती है, आप बढ़िया आराम से ड्राइव कर सकते हो, और कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद आराम से आदत पड़ जाती है। लो जी लो, मैं बोल ही रहा था कि टोल आने वाला है, तो आफ्टर यू कैन से लाइक मोर देन 5,000 किलोमीटर्स, मोर देन 5,000 आई वुड से, ठीक है, 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है मेरा, और उसके बाद जाके मुझे टोल मिला है पहला, आफ्टर चाइना यू कैन से, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं भाई कितना पे करना है मुझे, और इसी वजह से मैंने ना रूबल्स निकलवा के रख लिए थे, क्योंकि आज मुझे रशिया में स्टे नहीं करना, बट फिर भी मैं नाना करते हुए आराम से मान लो 30,000 रुपये के आसपास, 30,000 रूबल के आसपास कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला था। मैंने कहा कार्ड यहाँ चलता नहीं, फंस गया तो दिक्कत है, तो बाद में इंडिया जाके अपना एक्सचेंज करा लेंगे, भले ही 100, 200, 300 का नुकसान होगा एक्सचेंज रेट में, बट एटलीस्ट मैं फंसूंगा नहीं कहीं पे। पहले यहाँ का सिस्टम देखते हैं, क्योंकि रशिया का फर्स्ट टोल है ये मेरे लिए, तो रशिया टोल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो चलो जी एक बार देखते हैं। मुझे लग रहा है, अरे मैं तो लेफ्ट हैंड पे कोई है भी नहीं, मुझे उतर के शायद से रिसीट लेनी पड़ेगी। रिसीट मिलेगी यहाँ? हाँ रिसीट मिलेगी, रुक जाओ जरा, उतरना पड़ेगा मुझे। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पहले से ही रिसीट निकाल रखी है, 2323, नाइस। ओह चलो जी निकला जाए, पीछे आ गई हैं गाड़ियाँ, ठीक है, क्योंकि बड़ी तेज आती हैं। ओके तो भाई ऐसी सी कुछ रिसीट मिली है। आप लोगों को लेफ्ट राइट थोड़ा अलग समझ आ रहा होगा, 2323 करके लिखा हुआ है, इसके ऊपर रशियन में कुछ दिया हुआ है, पीछे एक बार कोड है। तो ये मुझे लग रहा है कि जब मैं पहुंचूंगा वहाँ पर मैं इसको डालूंगा, इसको कार्ड को, कार्ड तो नहीं है, पतला सा पेपर है, ठीक है। उसके पीछे भाई इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, इसके पीछे जो लाइन दे रखी है ना, ये पूरी चमक रही है, देखो कैमरे पे हल्का का शाइन मार रही होगी, ठीक है। और ये छूने में ऐसा लग रहा है कि कुछ स्कैनर वगैरह कुछ हो, बट ये भाई बहुत एक्सपेंसिव टोल है सीरियसली। मैंने 2-3 लोगों की वीडियोस देखी थी, ठीक है, बहुत महंगा टोल है भाई, ये बहुत एक्सपेंसिव टोल है। मतलब शायद से मैं बोलता रहता था ना आपको कि चाइना के मोस्ट एक्सपेंसिव टोल्स हैं, तो अब शायद से मोस्ट एक्सपेंसिव टोल आज हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि कितने रुपए देते हैं हम। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, रेंज तो नहीं, 19,020 किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी, ठीक है, दिखा देता हूँ। 19,020 भी नहीं, 19,026 किलोमीटर चल चुकी है लगभग। और इसके बाद अब जब मैं टोल पे करूँगा ना, तो आपको बताऊँगा कि कितने किलोमीटर का कितना टोल पे किया है मैंने रशिया में, क्योंकि अभी तक कोई टोल नहीं पड़ा, तो मुझे लग रहा है सारा वसूल इसी बार में कर लेंगे, एक ही बार में। दूर से मैंने देखा, मुझे लगा फिर से टोल आ गया,
बट ऐसा नहीं है भाई, एयरपोर्ट के लिए ये राइट में निकलना है। तो अभी जो एक्सप्रेसवे का हमने मुश्किल से यहाँ से कितना 26 पे दिखाया था, मैंने 2 किलोमीटर आए हैं, तो ये एग्जिट का दिखा दिया इन्होंने। तो मुझे लग रहा है जिसको एयरपोर्ट जाना होगा उसका फिर यहाँ से टोल कट जाएगा, क्योंकि अभी पे तो किया नहीं, वो वाला कार्ड बेसिकली हम यहाँ पर डाल के और आगे का जितना है वो एक बार में ले लेंगे, 100-200 जो लेना है, शायद से, कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बनाने का यही मोटिव है, क्योंकि वहीं से शुरू हो रहा था एक्सप्रेसवे। तो जो लोग एयरपोर्ट जाएंगे उनका क्या, वो थोड़ी इतना ज़्यादा पे करेंगे। तो इसलिए जिनको एग्जिट लेना है एयरपोर्ट के लिए वो यहीं से ही पे करके और फिर निकल जाएंगे, और हमारा जो फटका पड़ेगा मोटा वाला वो आगे पड़ेगा। सामने देखना भाई, प्लेन उड़ रहा है, मस्त एयरपोर्ट है भाई, प्लेन तो उड़ेगा ही। ये देखो, ओह बाय द वे भाई, आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, रशिया की फ्लाइट्स में ना इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि प्राइजेस में एकदम आग लग रखी है। सीरियसली इतनी महंगी फ्लाइट्स हैं, इतनी महंगी फ्लाइट्स हैं, मैं क्या बताऊं। और डायरेक्ट फ्लाइट इस टाइम पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। जब मैं सोच रहा था यही चीज़ की, जब मैं लास्ट टाइम आया था रशिया, कितना सही था भाई, सब कुछ कितना सही था, ना ही तो सिम कार्ड की झंझट, ना इंटरनेट की झंझट, ठीक है। उसके अलावा अपना कम्युनिकेशन गैप तो ऑब्वियसली था, बट ट्रांसलेटर से आराम से हो जाता था, ठीक है। इंटरनेट बेसिकली सबसे ज़्यादा इशू है इस टाइम पे, ठीक है। और फ्लाइट्स सबसे इजीली, फ्लाइट्स भाई, फ्लाइट्स इतना इजीली मिलती थी। मॉस्को में डायरेक्ट आया था, वापसी भी मॉस्को डायरेक्ट से, मॉस्को टू दिल्ली भी डायरेक्टली गया था, कहीं बीच में कोई लेवर नहीं, ठीक है। और फ्लाइट्स की टिकट मुझे याद है 20-22 हज़ार रुपये की डायरेक्ट फ्लाइट कराई थी मैंने। इस टाइम पे 40-40, 45-45 हज़ार के टिकट्स हैं, सोचो। और डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से है ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता, इतने अच्छे रिलेशन है इंडिया से, इतने अच्छी फ्रेंडशिप है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे ले लो, पॉलिटिकल लेवल पे ले लो, ठीक है, या फिर हमारे अगर ह्यूमन बीइंग लेवल पे भी देखोगे तो लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि चिढ़ते हैं इंडियन से, ठीक है। और काफ़ी लोग बोलते हैं वैसे रेसिज्म उनको देखने को मिला है रशिया, भाई मेरे को आज तक नहीं मिला। मैं तो काफ़ी अच्छा बिहेवियर रहा हमेशा से। 1-2 बार हो जाता है, हर कंट्री में भाई अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बट अगर उसके अलावा बात करूँ तो मुझे नहीं लगता भाई रशिया विजिट करने में कोई बुराई है, ठीक है। बट अभी इस सिचुएशन के हिसाब से भाई कितने चेंजेस आ गए हैं, सीरियसली मैं तो यही सोच रहा हूँ 2-3 दिन से कि सिर्फ एक वॉर कितना कुछ चेंज कर देती है, सच में भाई। लो भाई, अभी मेरी नज़र गई हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो 19,043 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं गाड़ी के। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने शुरुआती वीडियो नहीं देखी होगी या ध्यान नहीं होगा, कि हमने जब इंडिया छोड़ा था, नेपाल जब हम एंटर हुए थे, तो लगभग 9,000 किलोमीटर गाड़ी चली थी, ठीक है। तो ऑफिशियली 10,000 किलोमीटर्स आर कंप्लीटेड ऑन दिस रोड ट्रिप। लगभग 10,000 किलोमीटर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं भाई इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे, दिल्ली टू अमेरिका, ठीक है। और होपफुली ये 40,000, 45,000, 50,000 कितनी चलेगी वो पता चल जाएगा होपफुली आपको, ठीक है। बाकी अभी 10,000 कंप्लीट हुए थे, मैंने कहा आप लोगों को एक बार बता दो। इसके ऑटो फोकस में क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है, देखना जूम इन जूम आउट करते पता नहीं क्या हो जा रहा है, पर देखता हूँ इसको क्या स्यापा है। अच्छा, अब समझ आ गया भाई मुझे। तो ये सिस्टम ऐसा है भाई कि जैसे आप लोगों ने एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही एक टोल की स्लिप मिल गई है, अब आप जहाँ पर उतरोगे ना वहाँ पर वो स्लिप डालोगे, उस बेसिस पे लोग कैलकुलेट करके आपसे टोल का अमाउंट ले लेंगे। ये चीज़ मुझे ऐसे पता चली भाई कि बीच में ना 1-2 पीछे लिखा हुआ था टोल, तो मैंने कहा इतनी जल्दी टोल आ गया, क्योंकि चाइना में बड़ा खराब एक्सपीरियंस था। सिर्फ और सिर्फ ये मान लो 4-5-6 किलोमीटर चला था, नहीं 2-2.5 किलोमीटर चला था इनफैक्ट, ठीक है। और वो टोल था 160 रुपए का। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा यार ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों भाई, 2-4 किलोमीटर में टोल कैसे चेंज हो गया। तो बोल रहे कि डिफरेंट अथॉरिटीज के अंडर है। मैंने कहा अथॉरिटीज से क्या मतलब है भाई, इनफैक्ट अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन देखूं तो मैं तो सिर्फ 2-3 किलोमीटर चलाऊं ना उस रोड पे, तो भाई मैं क्यों पे करूँ 160 रुपए 2 किलोमीटर के। कह रहे आपको पे करना पड़ेगा। वो मतलब मैंने उनसे बहस नहीं की, ऑब्वियसली मैंने एजेंट से पूछा था अपने, ठीक है। रही बात भाई इसकी, हाँ इसका बता रहा था मैं, देखो जैसे एक और ये एग्जिट आ गया, तो हर मान लो 10-10, 15-15 किलोमीटर पे इन लोगों ने ऐसे एग्जिट बना रखे हैं, और एग्जिट करते ही आप लोगों को स्लिप देनी है, और स्लिप के बेसिस पे लोग आपसे पैसे ले लेंगे। अब हम लोग एग्जिट करेंगे सबसे एंड में, तो इस वजह से फिर ये कैलकुलेट हो गया, लगभग जहां तक मुझे लगता है 5,500-6,000-7 हज़ार के आसपास का कुछ टोल है। तो जो भी एग्जैक्ट अमाउंट होगा वो बताऊंगा अभी आप लोगों को। रही बात इसके किलोमीटर्स की, जो अभी इतना एक्साइटेडली मैं आपको बता रहा था, तो इसकी सर्विस भी तो करानी है, वो कैसे दिमाग से निकल गया। तो देखा जाए ऑफिशियली इस गाड़ी को फिर 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं, ठीक है। और 10,000 बोलते हैं, 10,000 तक करा लो, ठीक है, 10,000 पे सर्विस करा लेनी चाहिए, ठीक है। बट 1-2 हज़ार ऊपर भी होगा तो ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। तो ये मान लो 11,000 पे फिर मैं करा लूँगा, क्योंकि अभी 19,000 किलोमीटर हुए हैं और 1,000 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस रह गया है। तो देखा जाए तो फिर ये मान लो 19,055 किलोमीटर्स है, तो 20,000 किलोमीटर के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा एस्टोनिया। और एस्टोनिया में मुझे रखना भी है 1-2 दिन, तो फिर एस्टोनिया में बढ़िया अपनी सर्विस वगैरह सब करा लेंगे। एस्टोनिया में यार एक्सपेंसिव भी होगी, पता है सर्विस, अगर मैं प्राइस के हिसाब से देखूँ तो मुझे करा लेनी
लेनी चाहिए थी रशिया में, यहाँ थोड़ा चीप होता, बट एटलीस्ट मुझे एस्टोनिया में जो उनको बोलना है, जो मुझे समझाना है, चाहे इसका रेडिएटर मुझे एक बार चेक कराना हो या उसके अलावा जो भी इशू मुझे लगता है कि हाँ मतलब जो मेरे को फील हो रहा है धीरे धीरे छोटी मोटी चीज़ें, और जैसे पीछे वो निकल गया उसका बक्कल सा जो है, तो वो सारी चीज़ें एटलीस्ट कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, मैं अच्छे से कन्वे करा पाऊंगा। भले ही मेरे 2-3 हज़ार 4 हज़ार ऊपर लग जाएंगे, बट अच्छे से काम हो जाएगा यूरोप में। चलो एटलीस्ट 2.2 किलोमीटर बाद मुझे फ्यूल मिल जाएगा, क्योंकि रेंज इसकी 73 है और अब मैं 100 के नीचे आ गया था भाई। वरना ये एक्सप्रेस वे जो है ना, ये ऐसा है कि यहाँ पर आप 120, 130, 140 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 130 की भी स्पीड लिमिट चल रही है यहाँ पे, ठीक है, बट मैं 120 प्लस 125, 126 पे आराम से क्रूज़ कर रहा था, बढ़िया मज़ा आ रहा था। बट फिर रेंज नहीं थी तो मैंने कहा धीरे धीरे चलाया जाए भाई, जब तक इसमें फ्यूल नहीं डलवाते वापस। बाकी यार मैंने ना रूबल्स कन्वर्ट कराए थे इस टोल के लिए बेसिकली, छोड़ के 10,000 के आसपास अमाउंट में छोड़ के, और फिर बाकी सबका फ्यूल डलवा लूँगा अभी, और ताकि टोल पे करने के बाद जो भी पैसे बचेंगे फिर बॉर्डर पे भी मैं फ्यूल अप करवा के जाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि यूरोप में बहुत एक्सपेंसिव है भाई फ्यूल, जितने मेरे पास रूबल पड़े मैं सबका डीजल डलवा लूँगा, सो दैट मेरे पास थोड़ा डीजल हो, जब मैं यूरोप एंटर करूँगा थोड़े पैसे बच जाएंगे। ये आ गया अपना फ्यूल स्टेशन, चलते हैं यहाँ पर डीजल डलवाते हैं। अब तो मेरे को पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, 80 जो है ना वही है अपना फ्यूल स्टेशन, तो 80 वाले पे चलेंगे और अपना फ्यूल अप करा लेंगे फटाक से। यहाँ पर देखता हूँ यार मैं, अगर मेरे को फ्रिज मैग्नेट मिल गया ना तो फ्रिज मैग्नेट लेना है यार मुझे, क्योंकि फ्रिज मैग्नेट नहीं ले पाया मैं रशिया से। कल देखा हुआ आपने, मैं गया भी था बट फिर वो बंद था, मुझे लगता नहीं कि मिलेगा। बॉर्डर पे शायद से मिल सकता है, बट ये कैसा फ्यूल स्टेशन है भाई, देखना राइट हैंड साइड पे वो दे रखा है 80 80 80, इधर भी है उधर भी है, कहीं पे भी डलवा लो। चलो यहीं डलवा लेते हैं। ओके, अच्छा आगे वाला खाली है, वो कह रहे हैं आगे आ जाओ भाई। चलो जी आगे चल जाते हैं, क्या दिक्कत होगी। यहाँ पर भी है 80, आगे भी है 80, यहीं पर लगा लेते हैं। एक बार देखता हूँ यार कितने रूबल पड़े हैं, जहाँ तक है 15-16 हज़ार तो पड़े ही हैं, तो फुल करा लेता हूँ उसको ना। बट यहाँ पर वापस से देखना पड़ेगा मुझे एक बार कि पहले पे करना है अमाउंट पूरा का पूरा, वैसे वही करना पड़ेगा यार, वो रिटर्न ही करते हैं यहाँ पर ना, मतलब बेसिकली यहाँ पर इनको एक रैंडम अमाउंट बताना पड़ेगा कि हमें इतना डीजल चाहिए। उसके बाद एक मिनट ज़रा, दिखाई भी नहीं पड़ रहा, अंधेरा इतना हो रहा है, सनग्लासेस लगा रखे थे। चलो 11 राइट 11 चलो 11 नंबर पे डीजल के लिए अंदर पे करते हैं, और फिर जितना अमाउंट बचेगा हमारा वो हम रिटर्न ले लेंगे। अंदर मिल जाए यार फ्रिज मैग्नेट, मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ और यार पता है, मैं ना कजाकिस्तान से लेना भूल गया, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, दिमाग भी नहीं आया भाई लिटरली। और एक ही दिन निकला था मैं अलमाटी में एक्सप्लोर करने, उस दिन एकदम माइंड से स्किप हो गया भाई। ये तो बढ़िया बना रखा है इन्होंने मिड में, देखना एकदम क्रिसमस वाइब्स, देख रहे हो। मिल जाएगा यहाँ पे मुझे लग रहा है, भगवान ने चाहा तो मिल जाएगा, भगवान चाहेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। ओके 11 नंबर पे पहले फ्यूल अप करने के लिए बोल दें, कौन से काउंटर पे जाएं। हाँ ये वाला सही है, देखते हैं अभी सामान वगैरह। फिलहाल मैं आ गया तो ये बोल रहे हैं वेट करो, इनको थोड़ी इंग्लिश आती थी तो इन्होंने कहा वेट करो एक बार फुल हो जाए उसके बाद पे कर देना। लो भाई फुल टैंक डीजल आया है 3709 रूबल्स का। उनसे पूछा मैंने फ्रिज मैग्नेट सोवेनियर है कि नहीं है, तो उन्होंने बोला है भाई। चलो जी मिल गया, फ्रिज मैग्नेट भी मिल गया। अब देखते हैं कौन से सही समझे भी हैं कि नहीं समझे, चेंज रख लेते हैं पहले अपना। बहुत सारे रूबल्स हो गए यार, सेफ्टी के नाते ना मैंने ज़्यादा ही ले लिया, मुझे लग रहा है कि फ्यूल भी नहीं आएगा इतना। तो ये लेके जा रही है मुझे फ्रिज मैग्नेट्स के पास, मिल जाना चाहिए था, मुझे लग ही रहा था पहले भी, क्योंकि बॉर्डर के पास है ना तो बहुत सारे लोग लेते होंगे। अच्छा हाँ ये रहा, ओके 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 थैंक यू। चलो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही लगता है, बट ये बेसिक्स हैं बड़े। अच्छा इधर भी है क्या, ओके 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 ओके। ये मुझे लग रहा है यहाँ की कोई सिटी है उसके बेसिस पे है ये, बड़ा बेसिक्स है यार। बट ये तो मुझे रशिया ज़्यादा चाहिए था, रेड स्क्वायर वगैरह का या क्रेमलिन का कोई मिल जाता। ये तो कीचेन है रशिया का भाई, 300-300 रुपये के हैं, तो महंगे हैं बट ठीक है, इतना एक्सपेक्ट करता हूँ वैसे हर जगह में। ये सही लग रहा है रशिया 69 मुझे लग रहा है यहाँ का कोड होगा। क्या है बना हुआ है, क्रेमलिन तो नहीं है यहाँ पर है ये, मुझे लग रहा है ये जो सिटी है ना इस सिटी का है ये। ठीक है चलो है तो रशिया का ही,
एक ले लेते हैं कुछ देख के। यही समझ आया मुझे तो, क्योंकि इस पर रशिया का फ्लैग भी है, रस भी लिखा हुआ है, और ये जो मैं बोल रहा था ना, ये ट्रेबो करके कुछ लिखा हुआ था, तो दिखाता हूँ। ये जो लिखा हुआ है इनका ट्रेबो, ये सिटी का नाम है यहाँ की, क्योंकि हर उस पर लिखा हुआ है। या तो यहाँ की सिटी होगी, या तो फिर यहाँ का कोई फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। कुछ और भी ले लेते हैं यार यहाँ से। चलो यार फटाफट ले लूँ, चलते हैं, लेट हो जाएगा वरना। ये बच्चों के लिए कुछ मैंने चॉकलेट्स वगैरह ले लिए हैं, रशियन चॉकलेट्स। ये नहीं समझ आया यार क्या है, बढ़िया से दिख रही थी चीज़ें, बट मैंने ले ली। एक ही लिए, पता नहीं क्या हो, चॉकलेट ही लग रही है। देख लो चॉकलेट है, नट्स वाली। हाँ यार तो अच्छी रही है, एक और ले लेता हूँ। चलो जी, हो गई है शॉपिंग अपनी रशिया से। इसके अंदर अपना सोवेनियर भी आ गया है, जो कि मुझे चाहिए था बेसिकली। है ना सोवेनियर? हाँ हाँ है सोवेनियर भाई, है। साथ ही साथ अपनी गाड़ी का खाना पीना भी हो गया है। मैं सुबह खाना पीना करके निकला था, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। भाई बताओ, ये आइटम सारा 2500 रुपये का है। बट ठीक है यार, एक्सपेंसिव तो है बाहर चॉकलेट्स, बट बच्चों के लिए ना हर बार लेके जाता हूँ बाहर से कुछ ना कुछ। बच्चों से मेरा मतलब है भाई, मेरे बच्चे नहीं, नीसेस है मेरी 2 छोटी प्यारी प्यारी सी, तो उनके लिए जहाँ जहाँ लगता है मुझे, जैसे रशियन चॉकलेट्स हो गई, स्विस चॉकलेट्स हो गई, जर्मन चॉकलेट्स हो गई, फ्रेंच चॉकलेट्स हो गई, तो ये लेके जाता हूँ। मुझे इतना पसंद नहीं है चॉकलेट वगैरह। इसको रख लेते हैं यहीं पर। इसको ना सेट करूँगा यार, गाड़ी बड़ी अस्त व्यस्त हो रखी है। और बाय द वे मैंने बताया नहीं आप लोगों को, बट यहाँ पर हो गया होगा फ्यूल। हाँ डेट हो गई ना, ओके थैंक यू। ठीक है, हाँ मैं बता रहा था कि बताया नहीं मैंने आप लोगों को, बट 2 लोग मुझे ज्वाइन करने वाले हैं बेसिकली। ये भी आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ हो गई। ठीक है, 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं मुझे कल से फॉर नेक्स्ट 10 डेज़, 10 और 12 डेज़ अराउंड। कौन है, कब आए, कहाँ से आए, ठीक है, वो सारी डिटेल्स अगले व्लॉग में दूंगा, नेक्स्ट व्लॉग में, कि कल उनको रिसीव करने भी जाना है मुझे एयरपोर्ट। चलो जी, जय माता दी। रेंज बढ़ गई, हाँ जी बढ़ गई 485 किलोमीटर्स। जिसका रीज़न ये है भाई, फुल टैंक होने के बावजूद भी कि गाड़ी हम चला रहे हैं 120 प्लस पे। अब एक बार और फिलअप कराऊंगा। अभी मेरे पास पड़े अच्छे खासे क्या नाम है, रूबल्स। लगभग कितना खर्च हुआ है, 2500 और डीजल आया था 3500 कुछ का, तो लगभग हो गए 6000। भाई वो तो 10,000 से ऊपर, 10,000 भी कहाँ, कम से कम 15,000 रूबल पड़े मेरे पास। चलो अब फालतू में खर्चा नहीं करते कि भाई रूबल खर्च करने हैं, ऐसे तो नहीं है कि यहाँ उड़ाने ही है रूबल, ठीक है। बट ये कोशिश करिए, रोक क्यों रहा है, पता नहीं क्यों रोक रहा है, पागल है। ऐसे रोकना नहीं चाहिए वैसे, खास करना रशिया में पता नहीं क्यों रोक कर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, उसके बाद बोल देंगे जाओ। ठीक है, मैं तो यही बोल रहा था कि ऐसे मेरे को फूकने नहीं है रूबल्स, बचेंगे अगर तो मैं इंडिया में जाके वापस से एक्सचेंज करा लूँगा। बट अभी के लिए जितना डीजल आ पाएगा गाड़ी में उतना डीजल भरवा के फिर आगे बढ़ेंगे। अभी भी देख रहे हो, देखो दूसरा रूट भी दिखा रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग नॉर्थ साइड से जा रहे हैं, देखो, क्योंकि ये वाला है टोल वाला रोड, जो बढ़िया हाईवे देखने को मिल रहा है ना, मक्खन। वरना नीचे वाले से जाते हैं तो वो उसमें टोल कम है उसमें भी, बट कम है, और उस टोल की वजह से फिर हम लोगों को टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा। अचानक से भाई ऐसी भयंकर बारिश होनी शुरू हो गई है, देख रहे हो पूरा पानी भरा पड़ा है, और मेरी गाड़ी 110 पे थी, 115 पे, और अचानक से स्किड खाने लग गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। टायर में इतनी ज़्यादा हवा भी नहीं है, हल्की कमी है हवा, 29 हो रही है सारे टायर्स में। बट भाई भयंकर बारिश, एकदम दिखाई नहीं पड़ रहा था अचानक से, तो एकदम से धीरे करी मैंने 80, 85, 90 पे। सही है भाई। अभी ना आगे रास्ता कटेगा राइट हैंड साइड पे सेंट पीटर्सबर्ग का, तो बेसिकली सेंट पीटर्सबर्ग जिसको भी जाना होता है वो यहीं से, इसी रूट से ही जाता है। बट जहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ूंगा वो मैं मुड़ जाऊँगा एस्टोनिया बॉर्डर के लिए, और वहाँ से अगर सीधा चले जाओगे तो फिर सेंट पीटर्सबर्ग मुश्किल से मैक्सिमम 1-1.5 घंटे का रास्ता, सिर्फ 1-1.5 घंटे में वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचा जा सकता है। बट मैं एग्जिट ले रहा हूँ भाई। बारिश रुकते ही देखो भाई कितना सुहाना मौसम हो गया है, और सबसे अच्छी बात है कि ठंड नहीं लग रही है। बीच बीच में मैं खिड़की खोल रहा हूँ तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है, एकदम हल्की भीनी भीनी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। नज़ारे देखो भाई, पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, कौन से ट्रीज हैं पता नहीं, बट बहुत सुंदर भाई। राइट में भी पूरे के पूरे पेड़ हैं, और यहाँ पर लेफ्ट में भी पूरे के पूरे पेड़। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। अभी मेरा मैप नहीं चल रहा है क्योंकि इंटरनेट नहीं है इसमें, जिस वजह से ये बिल्कुल भी रीरूट कर नहीं रहा, स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी नहीं रहे। देखो ये कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे से भी बहुत आगे जाके हम लोगों को लेफ्ट लेना दिख जाएगा, वहाँ पर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट आ रहा होगा, वहाँ पर फिर एक बार कोशिश करूँगा।
ये स्पॉट मिला है यहाँ पर मुझे एक, पीछे डेड एंड है यहाँ पर। स्पॉट्स ना ऐसे है स्टॉपिंग के कि पीछे डेड एंड दे रखा है और ऐसे निकाल के फिर आपको गाड़ी बैक ले जानी पड़ेगी। सही है यार, ये भी सही है। यहीं पर ही अपना फ्लैग वेव करते हैं भाई रशिया में। फर्स्ट टाइम इन रशिया विद माय इंडियन फ्लैग। ओके यहाँ पर ठीक है। बाकी यार थोड़ा सा मैनेज आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि बाहर मैं कर नहीं सकता। ठीक है यहाँ पर, या एक मिनट देखता हूँ मैं अपना ट्राइपॉड निकालता हूँ। कंट्री नंबर 4 रशिया में भी अपना इंडिया का फ्लैग लहरा दिया है भाई। और हमेशा जैसा मैं कहता हूँ आप लोगों को भाई, इस ट्रिप में हर कंट्री में ऐसे अपने इंडिया का फ्लैग लहराते चलेंगे और फाइनली न्यूयॉर्क में अपना इंडिया का फ्लैग लहरा के फिर अपनी ट्रिप खत्म करेंगे। अभी थोड़ा सा कैमरा मैंने ऐसे रखा हुआ है, आई डोंट नो ठीक आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। ठीक है बट फाइनली भाई रशिया कंट्री नंबर 4 इज डन। सीरियसली भाई ऐसे गूज़बम्स आते हैं ना इंडियन फ्लैग हाथ में लेते ही, और मैं एकदम से इमेजिन करने लगता हूँ कि जब न्यूयॉर्क में होंगे वहां पर इंडिया का फ्लैग जब वेव करेंगे भाई कितना मजा आएगा सीरियसली। और अब यूरोप में भी ऐसे ही करते चलेंगे। बाकी मेरे को एक चीज और बताना, अभी ना ट्राइपॉड से जो छोटा वाला अपना मिनी ट्राइपॉड आता है उससे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो ऐसे ही करना शुरू कर दूं क्या? अच्छा लगता है अगर फोन से ना करूँ तो? मतलब ये कैमरा एंगल अगर ठीक है तो मैं ट्राई करूंगा कि हर बार मैं फिर ऐसे ही ब्लॉग किया करूँ, क्योंकि हमेशा ना मैं हाथ में पकड़ता हूँ फोन तो हल्का सा हाथ भी दिखता है, बट इसमें क्या है ना हाथ नीचे आ जाता है तो हाथ नहीं दिखता, प्रॉपर अच्छे से व्यू भी मिलता है। तो अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं ऐसे ब्लॉग करना शुरू कर दूंगा। बाकी हमारी थार को तो देख लो, हमारे साथ साथ ये भी पूरा वर्ल्ड टूर पे निकली हुई है मस्त। इसका एक वीजा बनवाया, खाली वीजा आराम से लग गया, अपना बढ़िया घूमते रहो। और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बट थोड़ी अभी गंदी हो रखी है बेचारी, इसको करवाएंगे इसका इलाज। बहुत सारी चीज़ें करानी मुझे एस्टोनिया में, जैसे कि ये लगवाना है, ये बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, बहुत लोग कंप्लेन करेंगे आप बस बोलते हो करवाते नहीं हो। ठीक है ये करवाएंगे और इसके साथ साथ ये निकल गया सुबह आज मैंने दिखाया था, ये भी कराएंगे, वॉश कराएंगे, इसको नहलाएंगे धुलाएंगे बढ़िया से। इसका जो कूलेंट एंटीफ्रीज वाला इशू था वो भी ठीक कराएंगे, रेडिएटर भी दिखाएंगे, इसकी सर्विस कराएंगे एकदम बढ़िया चकाचक करके। उसके बाद अपनी यूरोप की ट्रिप शुरू करेंगे। ये आ गया है अपना फ्यूल स्टेशन, फ्यूल अप करवाते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ से 68 किलोमीटर बाद लेना है राइट। और फिर अगर मुझे लग रहा है उस रोड पे मिले ना मिले कुछ नहीं पता कैसी रोड होगी, सिंगल लेन होगी। वैसे सिंगल लेन तो नहीं होगी यार, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ जा रही है, आई थिंक अच्छी रोड होगी। बाकी जो अभी हमारी रेंज बची है 166 किलोमीटर्स की बची है। 2 बार फ्यूल अप हो गया आज, बट ठीक है चलो, क्योंकि स्पीड भी अच्छी खासी मेंटेन कर रहा हूँ मैं। अबे यार मैं कहाँ आ गया? ये टोल है शायद, क्या है? नहीं टोल नहीं है, कुछ और है ये, शायद से AdBlue का है क्या? एक तो ये पता नहीं क्या हो गया, डीजल जैसा दिख रहा था मुझे, रशियन में कुछ लिखा हुआ था। चलो जी, ये देखो AdBlue, ये रहा ना, ये भाई देखो AdBlue जो मैंने लिया था, ये रहा। चलो भाई फटाफट डीजल भरवाते हैं, उसके बाद तय करते हैं अपना बाकी का सफ़र। सफ़र का ही था मैं सफ़र कर रहा। डीजल हाथ हिलाओ कुछ तो बताओ। 80 तो यहाँ पर नहीं है। डीजल अच्छा डी वाला डीजल ही है। ओके हाँ देखो कहीं पर ना ये लोग डी लिख के रखते हैं, तो ये डी है जो, ये डीजल है आई थिंक सो। बाकी अभी पता चल जाएगा, डीजल समझ आता है वैसे इन लोगों को कि डीजल क्या है, तो ये भी डीजल बोलते हैं। चलो लो भाई, इन्होंने कुछ तो ये बोल रहे थे, मुझे लगा फुल का ही बोल रहे हैं। हाँ तो मैंने कहा फुल कर दो भाई पूरी टंकी। अरे अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया वहाँ से, चलो अंदर पे करते हैं पहले। ओह ठंडी हो रही है भाई, और सुबह से देख रहे होगे आप सेम यही मौसम है, सूरज देखने को नहीं मिला आज। 2900 रूबल्स की टंकी फुल हुई है हमारी वापस से। इसका मतलब है कि अच्छा खासा तेल था इसके अंदर, बट सिर्फ इस वजह से रेंज कम दिखा रहा था क्योंकि मैंने खींची है गाड़ी अभी अच्छी वाली 120 पे। ठंड हो रही है यार बाहर सीरियसली। बाकी ज़्यादा टाइम वैसे किया नहीं मैंने, सिर्फ 5 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि बॉर्डर की टाइमिंग्स मैंने जो देखी ना वो सुबह 7 से लेके रात के 11 बजे तक ओपन है। बट फिर भी मैं चाहता नहीं था कि मैं रात के टाइम पे क्रॉस करूँ बॉर्डर। मैंने सोचा कि दिन में हो जाएगा ना तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे दिन तो हुआ नहीं, देखा जाए तो शाम ही है सुबह से, बट अब धीरे धीरे अंधेरा होने लग रहा है क्योंकि ठंड हो रही है पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये कि भाई रशिया में सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता है। चार्जिंग स्टेशंस भी हैं भाई यहाँ तो, हर उस पे मिलेंगे है ना, जितना भी इस एक्सप्रेस वे पे स्टॉप्स हैं हर जगह चार्जिंग स्टेशन है। और देखना रास्ते कैसे निकाल रखे हैं, उधर से आया था मैं
और इधर से वापस से जाके हाईवे पकड़ लूँगा। मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत सही ख्याल रखते हैं लोग। अब अपने इंडिया में क्या होता है कि मतलब अच्छा होता है नो डाउट, एक तरफ से आओ दूसरी तरफ से निकल जाओ। ऑब्वियसली एक्सप्रेस वेज पे तो बहुत अच्छे अच्छे फ्यूल स्टेशन हैं, बट उसके अलावा भी कहीं कहीं जैसे नॉर्मल देखोगे ना, वहीं से गाड़ी घुसा रहे हैं, वहीं से निकाल रहे हैं, इतना जाम लगा देते हैं वहीं फ्यूल स्टेशन के बाहर। बट अच्छा है भाई। यहाँ से मुझे फ्लाईओवर छोड़ना है, ये वाला एक्सप्रेस वे छोड़ना है, और यहाँ से जाना है हम लोगों को राइट। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों को भी समझा दूँ कि यहाँ से मुझे जाना है नीचे की साइड। बेसिकली हम सेंट पीटर्सबर्ग का जो रास्ता है ना, ये देखो, ये ऊपर है जो है, ये है अपना सेंट पीटर्सबर्ग। ये देखो सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग को छोड़ के हम लोग उतर गए हैं भाई एस्टोनिया के रास्ते पे। ठीक है, इसको वापस से करके और इसको कर देते हैं भाई रीसेंटर। ठीक है, अब सामने यहाँ पर मुझे टोल पे करना है और उसके बाद एग्जिट कर जाना है एस्टोनिया की रोड के लिए। उसका देखते हैं भाई कुछ टोल होगा कि नहीं होगा। तो ये है भाई टोल। अरे यार, इसका ये भी खत्म हो गया। अब इसमें मुझे देखना है कैश 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 कैश, सबसे राइट वाली लेना है शायद से। हाँ, सबसे राइट वाली ही है। ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, इस वाले में चलता हूँ। ओके देखते हैं भाई कितना पे करना है। इसमें कोई बैठा है? दिख तो नहीं रहा है। कोई है कि नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। शायद से यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर मुझे ये रिसीट डालनी है और कार्ड से पे करना है ना। हाँ, इसको डालते हैं। हाँ ठीक है भाई साहब, ये देखो 4400 इतने रूबल्स देने हैं मुझे। यहाँ पे कैश जाएगा। 1 मिनट पहले कैश निकाल लूँ यार। चलो जी, कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा मेरे साथ, तो कैश के साथ यहाँ पर डालते हैं इसको। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। हाँ 1000 और ये 2000। हाँ देखो, ये ऊपर कम होते जा रहे हैं रूबल्स जैसे से डालता जा रहा हूँ। ठीक है, ये चला गया तीसरा नोट, ये चला गया चौथा नोट। ठीक है, और 100 के 4 डाल देता हूँ फटाक से। चेंज नहीं थे मेरे पास, तो फिर मैंने 500 का डाला, इन्होंने 300 मुझे रिटर्न भी कर दिए भाई। नाइस, ये आ गई अपनी रिसीट। चलो जी, वरना ये बंद हो जाएगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेट्स गो। 4400 रूपये भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, चलते हैं भाई, सामने गाड़ी लगाता हूँ एक बार, फिर आपको डिटेल्स देता हूँ सारी। पार्किंग में गाड़ी लगा दी क्योंकि वहाँ थोड़ी जल्दबाजी में सब कुछ हो गया। तो ये था भाई अपना टोल, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, अभी तक का सबसे मान लो मोस्ट एक्सपेंसिव टोल हमारी लाइफ का, क्योंकि यूरोप और यूके में भी मैंने कभी इतना पे किया नहीं है। चलो भाई, तुम्हारे ऊपर देखो कितना खर्चा कर रहा हूँ, बट सही है भाई, तुम इतना साथ दे रही हो मेरा इस ट्रिप पे। तो यार डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग मैंने इस पूरे एक्सप्रेसवे पे कवर किए हैं 550 किलोमीटर, जिसके लिए मैंने पे किए हैं 4400 रूबल्स, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया 4800 रुपीज़। पहले मैं आप लोगों को बोल रहा था 6000 के आसपास का टोल है, तो एक्चुअल में वो सेंट पीटर्सबर्ग का टोल है, क्योंकि अगर मुझे सेंट पीटर्सबर्ग जाना होता तो मैं इस एक्सप्रेसवे से ना उतर के सीधा सीधा चलता उसी एक्सप्रेसवे पे, तो जब वहाँ से उतरते तब मुझे ज़्यादा पे करना पड़ता। बट ठीक है भाई, अभी के लिए 4400 रूबल्स पे किए, 4800 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, क्योंकि 1.2 के आसपास का रेट है। ठीक है, मतलब 1 रूबल इक्वल्स टू 1.2 रुपीज़। महंगा था भाई, नो डाउट महंगा था, पर ठीक है। चलो अब यहाँ से चलते हैं भाई एस्टोनिया की तरफ, क्योंकि सनसेट हो चुका है लगभग और थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। मुझे वॉशरूम भी यूज़ करना था, बट अभी तक दिखा नहीं, तो अगले किसी भी जो मिडवे या पार्किंग पड़ेगी वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। वैसे यार अगर देखा जाए तो 550 किलोमीटर्स के अगर मैं बात करूँ 4400 रुपये, 4800 रुपये इनफैक्ट, तो ऑब्वियसली भाई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जस्टिफाई नहीं करता भाई इतने कम किलोमीटर्स के लिए, क्योंकि अगर लगभग इतना ही डिस्टेंस 550-600 किलोमीटर का इंडिया में अगर मैं एक्सप्रेसवे का टोल देखूँ, अच्छे एक्सप्रेसवे इसका, तो 550-600 रुपये का टोल बनता है। बट कुछ नहीं किया जा सकता भाई, मैं ही नहीं, यहाँ के सिटीजन्स भी दे रहे हैं, तो इस वजह से फिर नो कंप्लेंट्स या फिर नो जस्टिफिकेशन। जी है भाई, देख लो ठंड हो रही है, बट ये छोटा सा टोल इतने पैसे खा गया, बताओ। चलो कोई नहीं, चलते हैं भाई। और अब यहाँ से ना मुझे यू टर्न लेना है। यू टर्न लेना है ऐसे कि डायरेक्ट यू टर्न नहीं है, अभी आपको दिखाता हूँ। पहले लेफ़्ट, फिर उसके बाद एक दूसरे एक्सप्रेसवे हाईवे पे चढ़ना है।
तो उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे एस्टोनिया की तरफ। तो बेसिकली अभी ना हम लोग नॉर्थ साइड थोड़ा आके और उसके बाद अब वापस से ट्रैवल करेंगे, ये कह सकते हो आप साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट साइड पर ट्रैवल करेंगे हम लोग। एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोगों को एकदम सीधा सीधा आना चाहिए था, बट ये एक्सप्रेसवे एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए कितना महंगा है और कैसा है ये रोड्स, क्योंकि बहुत फेमस एक्सप्रेसवे है ये रशिया का, ठीक है। तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए बेसिकली मैं आया था कि ठीक है यार एक बार लगेगा बट एक बार देखूँ तो ऐसा क्या खास है इसमें। यहाँ से देखो, मुझे यहाँ से सीधे जाना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, गोल 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 गोल। अभी कैमरे पे आपको नहीं समझ आ रहा है, बट इस पे देखो भाई, ये देख रहे हो, गोल ऐसे घुमा के फिर इधर निकलना है मुझे। तो बेसिकली मैं आया उधर ही से था और घूम के वापस से इधर ही जा रहा हूँ, ठीक है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे सेंट पीटर्सबर्ग मेरा बड़ा मन था यार, यहाँ से पता है सिर्फ 150 किलोमीटर के आसपास है, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा, और वो भी एक्सप्रेस वे पे तो पता ही नहीं चल रहा था, खींच देता। अब नाना करते हो सोचो 550 किलोमीटर आ गया हूँ मैं, बिल्कुल थकान नहीं है भाई, पता ही नहीं चला मेरे को, ठीक है। फ़ोन पे भी बात कर रहा था मैं घर वालों से, फ्रेंड से, साथ ही साथ अपना शूट भी कर रहे थे, तो दोनों काम एक साथ हो रहे थे, पता भी नहीं चला, बढ़िया डिस्टेंस कवर कर लिया। अब यहाँ से अभी पर 7 घंटे की ड्राइव बची है भाई। देखने में बहुत ज़्यादा लगती है वैसे, बट मेरे को पता नहीं कि आउट ऑफ इंडिया फील नहीं होती ये चीज़, ऐसा लगता है कि ठीक है यार। अरे यार ये क्या हो गया, चलो। ये देखो भाई, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। अब ये सिंगल लेन रोड आ गई है, अब यहाँ पर स्पीड घटेगी मेरी, और मुझे लग रहा है कि अंधेरा हो ही जाएगा। अभी आप लोगों को जो कैमरे में दिख रहा है ना, ज़्यादा ही उजाला दिख रहा है, एक्चुअल में इतना है नहीं, अंधेरा हो ही गया है यार। अब यहाँ से 7 घंटे की ड्राइव बची, जिसमें से 4-5 घंटे की ड्राइव जो होगी वो यूरोप में होगी। उसके अलावा 1-1.5-2 घंटे में आई होप मैं पहुँच जाऊँगा बॉर्डर पे। देखते हैं भाई, एक बार डाल के देखता हूँ मैप पे, क्योंकि एक तो नेट नहीं है ना, अगर अभी मैंने हटा दिया तो फिर वो हट ही जाएगा, क्योंकि पता ही आपको रशिया का क्या सीन है। तो इस वजह से भी मैं मैप हटाना नहीं चाह रहा। चलो यार, इसके पीछे बहुत देर से ट्रक के पीछे 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 चल रहे थे धीरे धीरे। चलो भाई, वेन्यू नहीं है ये, यहीं का कोई लोकल ब्रांड है, रशियन गाड़ी है, नंबर प्लेट पे RUS लिखा हुआ और फ्लैग भी बना हुआ रशिया का, बट लग वेन्यू जैसी रही है थोड़ी थोड़ी। अगर इसकी लाइट्स चेंज कर देना तो वेन्यू ही लगेगी, है पुरानी वाली वेन्यू जाती थी। अरे रे रे, हमको छोड़ दिया अकेले अकेले, नाइस। ये देखो डाइवर्जन बना रखा है, और कितना अच्छा डाइवर्ट किया है भाई। अभी पीछे भी मैं कैमरा इतनी जल्दी ऑन नहीं कर पाया, बट पीछे भी डाइवर्जन जो था ना, मतलब जहाँ से अभी हम बेसिकली इस लेन में आए हैं भाई, इतना क्लियर व्यू था सीरियसली, मतलब चांस ही नहीं है कुछ मिस हैपनिंग हो किसी गाड़ी के साथ, दिन हो चाहे रात हो। ये अच्छा लगता है मेरे को बाहर देख के। देखो राइट में काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, स्मूथ कर रहे हैं रोड को, एक तो वैसे इतनी स्मूथ और पता नहीं कितना स्मूथ कर रहे हैं, ठीक है। और सामने उधर से लेफ्ट वाली लेन में आने के लिए कर दिया और इधर जाने के लिए। तो बेसिकली इस पूरी रोड पे 2 पार्ट होने चाहिए, एक आने के लिए एक जाने के लिए, तो इन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया। मतलब जो ऐसा नहीं है कि हाफ को ही इन्होंने वैसे डिवाइड किया है कि हाँ एक आने वाली या फिर जाने वाली कोई भी एक लेन को 2 में डिवाइड कर दिया हो, तो वो पतली हो जाती है, उसमें फिर ट्रैफिक के थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस केस में इन्होंने क्या किया कि 1/3 के हिसाब से, 1/3 फिर 2nd थर्ड फिर 3rd ऑफ 3rd, ऐसे करके ये इसको ठीक करेंगे। सही है भाई, नाइस स्ट्रैटेजी। पिछले लगभग 40-45 किलोमीटर से रोड ऐसी है भाई, ना तो ये गाड़ी दिख रही है ज़्यादा, बीच में आ रही है 5-6 किलोमीटर पे कोई गाड़ी या तो सामने से आ रही है या तो हमारी तरफ ही चल रही है, हमारी डायरेक्शन में। देखो 20 किलोमीटर बाद लेफ्ट मुड़ना है, उसके बाद शायद कोई हाईवे मिले। और मुझे ये डर लग रहा है यार, बस बॉर्डर बंद ना हो जाए, क्योंकि ना मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था। 3 बॉर्डर हैं टोटल, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग एस्टोनिया और रशिया के बीच में, ठीक है, क्योंकि मुझे एस्टोनिया ही एंटर करना है। फिनलैंड वाला जो बॉर्डर है, जहाँ से मैं डायरेक्टली फिनलैंड भी जा सकता था, क्योंकि मुझे एस्टोनिया से फिर फेरी लेनी है फिनलैंड के लिए, बिना फेरी के नहीं जा सकते एस्टोनिया टू फिनलैंड। या तो फिर मैं नीचे वाला रूट चूज़ करके लाटविया लुठानिया होते हुए, पोलैंड होते हुए जर्मनी जाता, बट मुझे नॉर्वे स्वीडन वाला पूरा बेल्ट करना था, तो इस वजह से फिर मुझे एस्टोनिया एंटर करके फिर फिनलैंड जाना पड़ रहा है, ठीक है। बट फिनलैंड डायरेक्ट भी एंटर कर सकता था, उसका रीज़न ये था कि यार मुझे एस्टोनिया भी जाना था। दूसरा रीज़न ये था कि फिनलैंड अगर मैं डायरेक्ट एंटर करता तो वो पॉसिबल नहीं था। रीज़न बीइंग भाई, फिनलैंड और जो इसका रशिया का बॉर्डर है वो शायद क्लोज है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 90% श्योर हूँ, बट कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे, और वो क्लोज है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। तो इस वजह से जो भी जाता है भाई इस रूट से, वो एस्टोनिया ही एंटर करता है और उसके बाद फिनलैंड एंटर करता है। मैं इसके बारे में थोड़ी स्टडी करूँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट तो नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जब मैं एस्टोनिया टू फिनलैंड जाऊँगा ना, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों है फिनलैंड और रशिया का जो बॉर्डर है उसमें ऐसा क्या दिक्कत है।
बाकी फिलहाल देखते हैं यार, बंद ना हो जाए बस बॉर्डर। 3 बॉर्डर जो है ना एस्टोनिया के, उसमें से एक बंद है जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ चल रहा है, जो मेन बॉर्डर है सबसे बड़ा। बाकी के 2 बॉर्डर हैं उसकी तरफ ही बढ़ रहा हूँ फिलहाल मैं, जो उनमें से एक है जो सबसे फेमस है इस टाइम पे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। विंडशील्ड देख सकते हो भाई कितनी गंदी हो गई है, और यहीं पर ही फ्यूल स्टेशन आया है। यहाँ से 36 किलोमीटर बाद मुझे राइट लेना है, बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ फ्यूल अप करा ही लूँगा और टंकी फुल करवा लूँ। आगे कहीं मिले ना मिले, रूबल्स इतने पड़े हुए हैं समझ नहीं आ रहा। डीजल 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 80 इधर भी है और इधर भी है, इधर चलते हैं क्योंकि ये वाला खाली है। साथ ही साथ एक बार मुझे वॉशरूम भी यूज़ करना है, और साथ ही साथ इसकी विंडशील्ड भी साफ़ कर लेते हैं और पानी डाल लेते हैं इसमें, क्योंकि जो महंगा सौदा था भाई वो तो ख़त्म हो गया हमारे पास से। जाके अंदर से ऑन करा के यहाँ पर मुझे खुद से ही भरना है भाई। वो कह रहे जाओ भर लो, क्योंकि यहाँ पर कोई बाहर नहीं आ रहा है। चलो जी फुल करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है इसमें। 28.70 लीटर्स आया है, 2117 रूबल आप कह सकते हो। पे करते हैं फटाफट, अभी भी रूबल्स बचे हैं भाई, अभी भी रूबल्स बचे हैं। बॉर्डर की नियरेस्ट सिटी है भाई ये, PSKOV, पस्कोव करके है, स्कोव बोलते हैं इसको, इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्कोव। तो भाई ये ऐसी सी कुछ सिटी है, देख लो यहाँ पहुँच चुके हैं। मेरा गूगल मैप नहीं चल रहा है, बट वही अंदाजे से चलता जा रहा हूँ धीरे धीरे, और यहाँ से बॉर्डर लगभग 20-25 किलोमीटर रह गया। अरे यार एक तो ना इसका जो विंडशील्ड है बड़ा परेशान हो रखा हूँ इस समय। हाँ तो मैं वही कह रहा था, बॉर्डर के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए मुझे, और आधे घंटे में पहुँच के फटाफट बॉर्डर क्रॉस करके भाई यूरोप एंटर करते हैं। एक बार जब मैं एग्जिट कर गया ना यहाँ से, फिर मेरी थोड़ी हेडेक खत्म हो जाएगी। हेडेक मतलब ऐसा बहुत बड़ी हेडेक नहीं है, बट ये यार कि मतलब बॉर्डर की टाइमिंग और ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है कि कोई दिक्कत हो, अभी चेकिंग करेंगे, कितनी चेकिंग करेंगे, सारा सामान निकलवाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि एक बार एंटर कर जाऊँ यूरोप में, फिर कोई इशू नहीं है, फिर 2, 3, 4 कभी भी पहुँचूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई सामने कौन सी गाड़ी है, Hyundai i40। मुझे आज तक याद है जब मैं लास्ट टाइम रशिया आया था ना, तब मैंने एक गाड़ी ऐसी नोटिस की थी, फिर मैंने पीछे देखा तो उस पर लिखा था i30। ठीक है, आज भाई i40 आ चुकी है, बताओ यहाँ पे। अभी तक इंडिया में i30 तक नहीं लॉन्च हुई, यहाँ i40 भी आ गई। और उस टाइम पे हमारा तो कौन सा मॉडल चल रहा था 2021 में, i20 का भी मुझे लग रहा है बहुत पुराना वाला ही मॉडल आता था, अब जाके i20 इतने रिफाइन करी है। भाई साहब बिल्कुल देख के लग रहा है आप लोगों की ये बॉर्डर सिटी है। बढ़िया है भाई। वैसे यूजुअली बॉर्डर सिटीज जो देखते हो ना आप, छोटे छोटे मकान और छोटे छोटे हट स्टाइल होता है, या फिर रूरल एरिया देखने को मिलता है। बहुत रेयर ही होता है कि कोई बड़ी सिटी देखने को मिले। इतनी बड़ी सिटी बना रखी है बताओ बॉर्डर के पास ही। पर्ची काटी है भाई, बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। सारी डिटेल्स देता हूँ, क्या क्या हुआ, क्या क्या पूछा। अभी तो बस यहाँ से विजिट कर रहे हैं। अभी देखो, बाकी सुनने में आया है कि बहुत तगड़ा प्रोसीजर है भाई यहाँ के। अब एक्सपीरियंस करके ही शेयर करूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे बस ये डर लग रहा था कि बॉर्डर बंद ना हो जाए। चलो एटलीस्ट ये तो हो गया कि बॉर्डर बंद नहीं है। अब चाहे प्रोसीजर में 1-2 घंटे लगें, कोई दिक्कत नहीं है। वर्स्ट एक्सपीरियंस भाई, वर्स्ट एक्सपीरियंस। सीरियसली मैं बता नहीं सकता आपको क्या क्या हुआ है मेरे साथ ना इतनी देर में। अभी तक का लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस। इतना फ्रस्ट्रेट हो रखा हूँ उस टाइम पे, बट कोई नहीं। चलो एग्जिट हो जाऊँ, एक बार एंटर कर जाओ एस्टोनिया में, तब बताता हूँ आपको सब कुछ क्या हुआ कैसे हुआ। बोलो जय माता की। फाइनली भाई, फाइनली लिटरली फाइनली भाई, लिटरली फाइनली निकल जाओ ना। हाँ निकल जाओ, बोल दिया इन्होंने। आफ्टर आई डोंट नो हाउ मच टाइम, लेट मी सी, एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। राइट नाउ इट इज़ 12 और मैं आया था 7 बजे। 7 से 12 हो गए 5 घंटे। सीरियसली भाई, एक बार बस ये वाला एरिया मैं एग्जिट कर जाऊँ जो बॉर्डर एरिया है, इसके बाद फिर आपको बताते हैं। लो जी लो जी लो जी लो, वेलकम टू यूरोप, वेलकम टू एस्टोनिया भाई, वेलकम टू यूरोप हो गया है। और कंट्री नंबर 5 एस्टोनिया में आपका स्वागत है भाई, वेलकम टू यूरोप। और अभी फिलहाल मैं मैप वैप लगाता हूँ। एक चीज़ और बड़ी खुशखबरी वाली चीज़ ये है भाई, कहाँ नेटवर्क देखने को नहीं मिल रहा था, कहाँ कॉल करने को नहीं मिल रहा था, ठीक है, कहाँ इंटरनेट नहीं था। सीधा एंटर कर दी 5G। एकदम से इंडिया की याद आ गई मेरे को। इंडिया में अपने बड़े 5G चलता था, एकदम एंटर करती 5G नेटवर्क और धड़ नोटिफिकेशन, क्योंकि आज शाम से मेरा नेट नहीं चल रहा था। शाम से विदाउट इंटरनेट था मैं पूरे रास्ते। खुशी इतनी हो रही है ना भाई यूरोप में एंटर करके, सीरियसली। और रही बात भाई एक्सपीरियंस की, तो
वर्स्ट एक्सपीरियंस इन रशिया, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन एस्टोनिया, जो कि मुझे उम्मीद थी बट इतना वर्स्ट रहेगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी भाई। सीरियसली रशिया ने जो परेशान किया ना मुझे, आज मैं लिटरली कोस रहा था अंदर ही अंदर उनको। सारी डिटेल्स बताता हूँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। इनिशियली ठीक था, इनिशियली आई वाज हैप्पी कि चल ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं। बट बाद में जो उन्होंने लटकाया मुझे एंड में 2-2.5 घंटा, ऐसा इरिटेशन हो रही थी ना कसम से। बताता हूँ एक बार, थोड़ा मैं मैप वेप लगा लूँ, थोड़ा अपने आप को संभालूँ पहले कि हाँ चलो हो गई बॉर्डर क्रॉसिंग। को घर पे एक बार बता दो क्योंकि सब वेट कर रहे हैं, सबको बता दो मैं बॉर्डर पे ही हूँ। और इस टाइम पे अब मेरा 1 घंटे और हम पीछे जा चुके हैं। अब ये 1:11 बज रहे हैं ना, एक्चुअल में रशियन टाइम के हिसाब से 12 बज रहे हैं। बट अब यूरोप में मतलब अपना नॉर्वे में सॉरी एस्टोनिया में 11 बज रहे हैं। अब यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है। सारी डिटेल्स देता हूँ, 2-4 मिनट दो पहले। हाँ जी, तो अब बात करते हैं भाई एक्सपीरियंस की। और फिलहाल मैं सामने कैमरा लगा रहा था बट उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, वरना फिर मुझे अंदर की लाइट जलानी पड़ती और फ्रंट कैमरे से शूट करना पड़ता। तो मैंने कहा ऐसे कर लेता हूँ। तो ये वाला कैमरा एंगल थोड़ी देर के लिए देख लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। बट फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। बट सारी चीज़ें ना, सारा एक्सपीरियंस बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे पहला तो एक्चुअल में प्रोसीजर क्या है और क्या क्या होता है वो सब आपको बताऊँगा। उसके बाद बताऊँगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि बेसिकली मुझे क्यों गुस्सा आ रहा था इतना ज़्यादा और कितना मैं इतना फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट क्यों हो गया था मेरे लिए, वो सेकंड पार्ट में बताऊँगा। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, मैंने नोटिस किया है, मैं जब इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता हूँ ना, बीच में अगर मेरा कोई इमोशन घुस गया, ठीक है, तो फिर मैं वो इमोशनल होकर उसी तरीके से चला जाता हूँ, फिर मैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना ही भूल जाता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं भाई सबसे पहले प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर यही था भाई कि मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर पहले तो मुझे लगा कि बॉर्डर बंद हो गया है, ठीक है, क्योंकि कोई लोग नहीं, एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। फिर मैं गाड़ी से उतर के अपना पासपोर्ट और अपनी गाड़ी का जो आरसी है, तो बेसिकली गाड़ी के आरसी को ना ये लोग कार्स पासपोर्ट बोलते हैं, कि गाड़ी का पासपोर्ट, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं वहां पर गया लेके, तो उन्होंने पासपोर्ट वगैरह देखा। तो सबसे पहले काउंटर पे जाते हैं उन्होंने बोला 150 रूबल देने हैं, ठीक है। वहां पर सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कार्स का 150, 350, ट्रक्स का, मिनी ट्रक्स का, बड़े साइज ट्रक्स का 450, 550 ऐसे करके कुछ अमाउंट था। तो लगभग 150 रुपये उन्होंने मेरे से वहां पर लिए, इंडियन रुपीज में 160-170 हो गए, 150 रूबल सॉरी, ठीक है। फिर वहां से उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट पे गया मैं, तो नेक्स्ट पे वही हुआ जो हर बार होता है, एक टैग दे दिया जिस पे 1 लिखा हुआ था, मतलब 1%। और उसके अलावा मेरा पासपोर्ट और मेरे जो गाड़ी का ये था आरसी, इसका उन्होंने अपना रजिस्टर किया सिस्टम में। उन्होंने बोला ठीक है येलो काउंटर, मतलब नेक्स्ट काउंटर पे जाओ। अब नेक्स्ट काउंटर पे मैं गया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा कि आपको ना एक डिक्लेरेशन मिला होगा, वो कहाँ है। अब भाई उस टाइम पे तो मेरी एकदम सट्टे पिट्टे गुल, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डिक्लेरेशन ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करूं। उसको इंग्लिश आती नहीं, वो कन्वर्ट कर रही है, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे, तो मैं लिख के बता रहा हूँ। बेसिकली ऑफलाइन ट्रांसलेटर में आप बोल के नहीं ट्रांसलेट कर सकते, आपको टाइप ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ अपने फ़ोन में करो, तो उस बात पर चिढ़ रही है, बड़ा रूड सा बिहेवियर था पहले उनका। फिर बाद में थोड़ा बहुत समझ आया, फिर मैंने फ़ोन किया किसी को जो ऑलरेडी ये बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि मिला होगा, कजाकिस्तान से जब एंटर हुआ था 100% मिला होगा। तो मुझे याद आया, मैंने 2-3 पेपर जो थे वो मैंने अपने इसमें तो रखे हुए हैं फोल्डर में, तो मैंने इसमें आके 3-4 पेपर निकाले, फिर उसमें से देखा एक पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ, तो मैंने इनको फिर दिखाया, मैंने कहा यही है, कह रही हाँ। तब मेरी जान में जान आई, मैंने कहा चलो एटलीस्ट डिक्लेरेशन है मेरे पास, क्योंकि बिना डिक्लेरेशन के उन्होंने भी बोल दिया, जिन्होंने पहले ये एक्सपीरियंस किया उन्होंने बोला वो एग्जिट लेने ही नहीं देंगे बिना डिक्लेरेशन के। और इन्होंने भी बोला कि डिक्लेरेशन देना ही पड़ेगा आपको, वरना नहीं एग्जिट कर पाओगे आप यहाँ से, ठीक है। मतलब होगा ऑब्वियसली, ऐसे बिठा के तो कोई भी नहीं रख सकता, अगर किसी से हो गया तो कुछ ना कुछ और प्रोसीजर होगा, बट ये कि फिर मुश्किलें होती। अब फिर क्या होता है भाई, डिक्लेरेशन देने के बाद उन्होंने बोला कि आपके पास जितना भी सामान है गाड़ी का सारा उतारो और अंदर हॉल में ले जाओ। अब वहां से सिलसिला शुरू होता है जब मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू हुआ था। बात सामान उतारने की नहीं है भाई, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग है, तो ऑब्वियसली अच्छा सॉरी, मैं वापस से भावना में बह के वापस से देखा अपना एक्सपीरियंस बताने लग गया मैं। छोड़ इसको ब्रेक डालते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर सारा का सारा सामान चेक हुआ। चेक होने के बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट काउंटर, हाँ सॉरी उससे पहले सारा का सारा सामान चेक हुआ। फिर उन्होंने बोला सामान वापस मत डालना, वापस से गाड़ी के पास आओ। फिर उन्होंने गाड़ी, ये मान लो 4 पुलिस वाले एक गाड़ी के ऊपर लगे हुए थे टॉर्च लेके, ठीक है, ऐसे करके पूरा का पूरा टॉर्च लगा के सारा उन्होंने गाड़ी में देखा। फिर उन्होंने एक कुत्ता चढ़ा दिया मेरी गाड़ी में, जो इनका होता है ट्रेंड वाला डॉग, ठीक है। फिर वो पूरा सूंघ के, और उसको देख के तो मेरी इतनी हालत खराब हो रही थी, मैं तो गाड़ी के आसपास भी नहीं भटक रहा, मैं दूर जाके खड़ा हो गया। वो इतना खतरनाक था भाई देखने में। आके पहले मेरे को सूंघ रहा था वो तो अच्छा, उसके मुंह पे जाली थी तो मेरे को डर नहीं लगा उस टाइम पे, ठीक है। बट बाद में उसको चढ़ा दिया अंदर गाड़ी के अंदर पूरा घूमा सूंघाऊंगा उसने। फिर बाद में जब उनको लगा कि हाँ चलो ठीक है कुछ नहीं है, फिर उन्होंने क्या करा, गाड़ी को बोला कि ठीक है आप ड्राइवर सीट पे बैठो, पुलिसमैन आपके साथ जाएगा, आप गाड़ी स्कैन होगी। फिर मैं गया गाड़ी स्कैन कराने, गाड़ी स्कैन हुई। पहली बार मैंने देखा कि गाड़ी पार्क करके नीचे स्पेस था, तो नीचे झुक के तो नहीं, मतलब नीचे से पैदल जाकर ऐसे ऊपर से पूरा टॉर्च मार के उन्होंने पूरा का पूरा चेस्ट ही देखा है, ठोक के सब कुछ,
गाड़ी का एक एक पुर्जा ठोक ठोक के देखा है कि कुछ है कि नहीं है, प्लास्टिक पार्ट अंदर से, फाइबर पार्ट, ये सब पूरा ठोक के देखा है, इसका स्टीयरिंग व्हील ठोक के देखा है, ठीक है। मतलब A to Z कोई पार्ट नहीं छोड़ा, गाड़ी का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ देख डाला उन्होंने, ठीक है। मैंने कहा मतलब भाई लिटरली अभी तक की मेरी जो वर्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग रही थी ना, वो रही थी टर्की, जब मैं ईरान से टर्की एंटर कर रहा था। बट आज जो हुआ है ना भाई, सीरियसली ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होता है। इतनी तगड़ी चेकिंग भाई, सीरियसली। अच्छा हाँ, तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। फिर इन्होंने सब कुछ गाड़ी वाड़ी चेक की, फिर इन्होंने बोला ठीक है सामान लोड करो सारा का सारा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ इमिग्रेशन पे। अब वहां पर और दिमाग खराब, वहां पर गया भाई, उस बंदी ने मेरा पासपोर्ट है मान लो कम से कम नहीं तो 1 घंटा देखा है, लिटरली मेरे सामने। ऐसा नहीं मतलब कि कहीं लेके चली गई हो और कुछ और कर रही हो, उसने एक एक पेज मेरा इतनी अच्छे से देखा है ना। पहले तो नेकेड आइज से देखा, फिर उसके बाद उसने अपनी मशीन में डाला, उसको स्कैन किया, फिर उसके बाद उसने एक एक, पता नहीं ऐसे कोई मशीन थी उसके अंदर ना ऐसे कोई रेज आ रही थी, जिसमें मुझे आज पता चला भाई पासपोर्ट के हर पेज पे अंदर कुछ ना कुछ होता है, डॉट 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 जैसे होते हैं हर पेज पे, ठीक है। और जो ऊपर आपने कभी देखा होगा पासपोर्ट के ऊपर जो आपका पासपोर्ट नंबर होता है ना, वो डॉटेड डॉटेड छेद छेद से पूरा एनक्रेव्ड होता है आपके पासपोर्ट पे। उसके अंदर भी कुछ ऐसे लेजर डाल के देखी तो उसका अलग ही कलर निकल रहे थे। साथ ही साथ जो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज होता है वो भी स्कैन होते हैं, उसमें भी अलग अलग कलर्स निकलते हैं। तो अलग ही था भाई पासपोर्ट, पहली बार देखा मैंने। मतलब चलो ये चीज मेरे को अच्छी लगी देख के कि फर्स्ट टाइम पता चला कि पासपोर्ट मतलब कितना ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन छुपी है आपके पासपोर्ट में, ठीक है। फिर इन्होंने पासपोर्ट पूरा देखा, अब फिर उसके बाद पासपोर्ट देख लिया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को लगभग 1.5 से 2 घंटा वेट कराया वहां पे। फिर क्या हुआ कि मैं वहां से, फिर उन्होंने बोला ठीक है जाओ, फिर वहां से उन्होंने बोला वेलकम टू एस्टोनिया। फिर ये रशियन साइड ही बता रहा हूँ, वेलकम टू एस्टोनिया बोल रहे वो मेरे को, ठीक है। फिर मैं एस्टोनिया साइड गया, एस्टोनिया साइड में उन्होंने फट आके गाड़ी खुलवाई, गेट खोला, सिर्फ सारा का सारा सामान देखा, ऊपर से हल्का फुल्का देखा। फिर अंदर से उन्होंने बोला कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस का अमाउंट लगभग 155 यूरोज है, जो कि इंडियन रुपीज में आपको हो जाता है 15,000 रुपए के आसपास। 95-96 का यूरो चल रहा है शायद से, मेरे को याद नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 रुपये का मान के चलें तो 15-15,500 रुपये का उन्होंने इंश्योरेंस दिया मुझे 1 महीने। ये मुझे पता था कि लेना पड़ेगा, गाड़ी का इंश्योरेंस मिला बेसिकली। मेरा तो इंश्योरेंस है, पर ये पूरे यूरोप का इंश्योरेंस 1 महीने का मिला है मुझे। उन्होंने बोला आगे एक्सटेंड करना होगा तो 80 यूरोज में हो जाएगा, 1 महीना और बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा वो बात की बात है, अभी तो पता नहीं, अभी तो 1 महीने का ही लिया है मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने बस हो गया, फिर उन्होंने स्टैंप लगा, उन्होंने बोला कि वेलकम टू एस्टोनिया। तो भाई ये था मेरा टोटल एक्सपीरियंस, या फिर प्रोसेस आप कह सकते हो कि कैसे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग हुई। अब बात करते हैं भाई मेरे एक्सपीरियंस की। तो हुआ क्या कि इन्होंने ना मेरे को इतना वेट कराया, लिटरली मेरा पासपोर्ट अंदर ले जाके रख दिया साइड में, तीनों लोग बैठ के हंस रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, इन्होंने मेरे को बोला कि वेट फॉर 5 मिनट्स। मैं अंदर बैठा हुआ था, मैंने देखा 5 के 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। मैंने कहा कुछ कर ही नहीं रहे, ना तो कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर गए थे। फिर मैं ऐसे उठ के बाहर गया तो मैंने देखा ये लोग ना घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे जाके बोला, मैंने कहा कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है। उसमें से एक लड़की थी, मतलब जो लेडी पुलिस ऑफिसर थी, कह रही कि ऐसे करके उसे रशियन में कुछ ऐसे चिल्ला के बोला। तो मुझे समझ नहीं आया मतलब क्या डाटा है कि कुछ ऐसा कुछ बोला है इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। तो उसके बगल में कहता है गो एंड सिट, ऐसे करके। तो मैंने कहा ओके, फिर मैं चुपचाप चला गया। मैं डर भी गया, मैंने कहा यार अभी कुछ फालतू में, एक तो मैंने एग्जिट भी नहीं है, स्टैम्प भी नहीं लगी अभी पासपोर्ट पे, अभी कुछ स्यापा हो गया तो हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं यार, आज सहल हो जितना सहना है। मैं जाके चुपचाप फिर बैठ गया। फिर आधा पौना घंटा हो गया, मैंने कहा हदी हो गई है, मतलब इन्होंने बिठाई रखा है और घूम रहे हैं। फिर मैंने झांक के देखा तो जो केबिन होता है जहाँ पर क्रॉसिंग होती है, वहां पर तीनों लोग एक दूसरे को फोन में दिखाकर हंस रहे थे इससे। और भाई इतनी इरिटेशन हो रही थी ना, मैंने कहा मेरा पासपोर्ट आपके पास है, ऐसा भी नहीं है कि प्रोसेस में टाइम लग रहा हो, नॉर्मली एक स्टैम्प मारनी है, ठीक है। इमिग्रेशन भाई बहुत इमिग्रेशन देख लिया मैंने, बहुत इमिग्रेशन देख ली है, ठीक है। ना करते हुए एक पासपोर्ट भर चुका है इमिग्रेशन देखते देखते, ठीक है। मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट आज तक मैं किसी इमिग्रेशन काउंटर पे नहीं रुका हूँ, चाहे लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग पे भी देख लो ना, क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं, गाड़ी चेक हो चुकी है, सारा सामान चेक हो चुका है। सामान भी आपको पता है स्कैन करने के बाद खोल खोल के एक एक सामान देखा है इन्होंने, एक एक कपड़ा देखा, एक एक जैकेट की जेब चेक करी है। सोचो इंडियन फूड, मैं कह रहा हूँ पूरा सामान गाड़ी से अनलोड किया, सब कुछ खोल खोल के चेक किया, वापस से लोड किया। पसीने में भीग गया था मैं इतनी ठंड में, उसके बावजूद इमिग्रेशन पे क्या ही ऐसा कर रहे थे मुझे सीरियसली नहीं समझ आया। इमिग्रेशन पे बस आपका ये होता है कि आपको स्टैंप लगती है, उस पर 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, बट मेरे से तो पूरा मेरा चिट्ठा निकलवा लिया वहां खड़ा करके, और क्या क्वेश्चन पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात, इमिग्रेशन पे कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं उन्होंने मुझसे। और गाड़ी की डिटेल्स भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, बंदी इतनी इरिटेशन हो रही है ना उसको देख के, सीरियसली एक एक डिटेल उसने कम से कम 50 बार डाली है। और मैं देख रहा हूँ उस पर होता क्या है, इमिग्रेशन पे जब आप पासपोर्ट डालते हो ना, तो वो नॉर्मल पहले ब्लिंक करता है, जैसे ही अगर वो उस पर ग्रीन ब्लिंक होता है ना, मतलब आपका पासपोर्ट अप्रूव्ड है। हर बार ऐसे ही होता है भाई, ग्रीन हटा रही है, फिर वापस से फिर हटा रही है, फिर वापस से फिर हटा रही है, फिर अपने बगल वाली फ्रेंड को देख के हंसे जा रही है।
मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, इरिटेट इतना ज्यादा हो गया था ना मैं उस टाइम पे, बट वही है ना, कुछ कर नहीं सकते। बट यार सीरियसली पता है गलत है ये चीज, थोड़ा इनको सोचना चाहिए यार। इंसान इतनी दूर से आया, मैंने इनको बताया मॉस्को से आया हूँ भाई, 13-14 घंटे ड्राइव कर गया हूँ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, वो वही बिरयानी का ब्रेकफास्ट किया था थोड़ा सा, उसके बाद से कुछ भी नहीं खा रखा और इतनी भयंकर भूख लग रही है। और इनको भी पता है, मैंने बताया भी मेरे को टेलिन जाना है, ठीक है, एस्टोनिया की कैपिटल है बेसिकली टेलिन। टेलिन आज मेरी डेस्टिनेशन होने वाली है, अगले 2-3 दिन के लिए मैं वही रहने वाला हूँ, ठीक है। बट उसके बावजूद भी इनके एकदम कान पे जू नहीं रहेंगी और ये आराम से अपने बढ़िया चिलफन कर रहे हैं, ठीक है। और इरिटेट कर दिया था। चलो छोड़ो यार, बहुत बोल लिया मैं इस बारे में, अब छोड़ो, हो गई भाई। वर्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग मैंने बता दिया। अभी तक की मेरी वर्स्ट लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग थी रशिया टू एस्टोनिया फ्रॉम रशियन साइड। रशिया मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया इस चीज में। इस बार मेरा रशिया का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है भाई, सीरियसली। बट ठीक है, चलो, वेलकम टू यूरोप वंस अगेन। अब बढ़िया से घूमेंगे, अब किसी चीज की टेंशन नहीं है, इंटरनेट भरपूर है, जगह हम लोगों को पता है कहाँ कहाँ जाना है। और हमें नए हमारे को ड्राइवर, या फिर आप कह सकते हो को ड्राइवर तो नहीं, मतलब बेसिकली हमारे जो साथ घूमने वाले हैं अगले 10-15 दिन या 10-12 दिन जितने भी होंगे, उनसे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलवाऊंगा। फटाफट पहुंचता हूँ अपार्टमेंट में। मैंने बोल दिया था कि यार मैं बहुत लेट आ रहा हूँ, ऐसे मेरे को इशू हो रहा है थोड़ा बहुत, तो कल मेरे को थोड़ा सा लेट चेकआउट करने दो। तो 11 बजे का टाइम था, उन्होंने बोला ठीक है आप 1 बजे तक कर देना। उसका मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा। बाकी कैसा है क्या है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस, कैसे मुझे एक्सेस करना अपार्टमेंट, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। फटाफट पहुंचते हैं भाई, भूख लग रही है जबरदस्त। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, लिटरली कुछ भी नहीं खाया। और एक चीज़ और, काफ़ी देर से मैं कैमरे पे देख के अपने आप को दिखा के बोल रहा हूँ, तो भाई यहाँ तक जो लोग पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो इस टाइम में आपको सामने भी अगर दिखाऊंगा तो आप बोर ही हो गए। ये रोड देखने से अच्छा है भाई मुझे ही देख लो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखाऊं। वो पहले मेरे को भी लगा था कि हाँ, मुझे फील हुआ कि हाँ बहुत ज़्यादा फेस आ रहा है जो कमेंट्स आते थे, बट ये इन्फॉर्मेशन थी डायरेक्टली मेरे से आप तक, तो फेस से ही काम चला लो भाई। बॉर्डर से निकले हुए लगभग 200 किलोमीटर हो चुके हैं भाई, जिसमें से 40-50 किलोमीटर आप कह सकते हो कि डबल लेन हाईवे आया होगा। हाईवे भी नहीं बोलूंगा, ऐसी जितनी चौड़ी हुई है सड़क है ना, इतनी चौड़ी में बस बीच में एक डाइवर्जन बना रखा था। उसके अलावा पिछले 150 किलोमीटर से ना मैं इसी पे चल रहा हूँ, ठीक है। और वापस से वही इशू, रात के टाइम पे सामने से रोशनी पड़ रही है मुंह पे, और इतने हाई बीम लो बीम वही करते करते, ओवरटेक करते करते चलो, स्पीड मेंटेन हो नहीं पा रही ठीक से। तो वही मान लो 2:15 बजे का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का। और अब सच में थकान हो रही है यार, ऐसा लग रहा है कि बस अब बिस्तर चाहिए मुझे। बट उससे पहले खाना चाहिए यार, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। अब जाके बताओ यार, बनाऊंगा अभी फिर खाऊंगा। पहले मैं सोचा था कुछ कुक कर लूँगा अच्छे से, बट अब कुछ नहीं हो पाएगा भाई। सिर्फ राइस बनाऊंगा और अपना रेडी टू ईट के साथ खा के सो जाएंगे। भयंकर नींद आ रही है, भयंकर थकान हो गई है यार। सुबह 7:30-8 बजे से उठा हुआ था, फिर उसके बाद से ही कंटिन्यूस ड्राइव हो रही है। फिर बॉर्डर क्रॉसिंग में इतना टाइम लग गया, अब जाके एंटर हुए हैं तो अभी भी फिर 3 घंटे ड्राइव करनी, जिसमें से 2 घंटे मैं कर चुका हूँ। यहाँ से 1-1.25 घंटा बचा है, और ये 1-1.25 घंटा ना इतना भारी पड़ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कमर टूट रही है। फटाफट पहुँचे भाई और सोएं, रेस्ट करें, ताकि कल फ्रेश माइंड से उठ पाए। बॉर्डर पे मेरे को पुलिसमैन ने बताया था कि अभी इस टाइम पे सारे की सारी रोड क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि कल या परसों बर्फ पड़ी थी यहाँ पर और ब्लैक आइस पूरी जमी होगी। तो सामने जो चल रहा है ना, एक पीछे भी चल रहा है मेरे, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी सारी की सारी आइस हटा रहे हैं, रोड पे जमी पड़ी है। अब इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ धीरे धीरे, 48 की स्पीड पे, 40-50 की स्पीड के बीच में मेंटेन कर रहा हूँ। और ये उड़ के जो आ रहा है ना, ये सारी की सारी बर्फ़ है जो ये सारे के सारे खुरुच रहे हैं। और देख रहे होगे अब ये रास्ता बनाया जा रहा है, तो इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। अब राइट से मन तो ओवरटेक करने का, बट ये जो उड़ के आ रही है ना, उसमें एकदम ब्लाइंड व्यू दे रही है राइट में, तो इस चक्कर में मैं लेना नहीं चाह रहा। एक बार मैंने ट्राई किया था, वरना अपने टायर्स हैं जो आराम से 60-70 पे चल सकते हैं इस रोड पे भी, बट नहीं लेते रिस्क, धीरे धीरे चलते हैं इसी के पीछे पीछे। अब वही है यार, 2:11 दिखा रहा है अराइवल। कहाँ मैंने टाइम काट के 2 बजे कर दिया था। अब पीछे भी मेरे लाइन से गाड़ियाँ लग गई हैं, क्योंकि साफ कर रहा है ना, तो इस पर स्किड नहीं होगी गाड़ी बिल्कुल भी। पता नहीं यार वैसे इस गाड़ी को बोलते क्या है, वैसे ट्रक भी नहीं है, मिनी ट्रक भी नहीं है, जेसीबी भी नहीं बोलेंगे। बट इसके आगे जैसे अपने इंडिया में खेतों में, इंडिया में क्या जैसे बाहर भी चलता है ना, खेतों में ट्रैक्टर के पीछे वो लगा देते हैं, हल बोलते हैं हिंदी में, हल जोतने वाला। देखना ऐसे लग रहा है स्नो आ रही है उड़ के, पता नहीं कैमरे में समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो बढ़िया एकदम उड़ के स्नो आ रही है। स्नोफॉल हो गई गाइस, स्नोफॉल ठीक है। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि इन्होंने आगे वो लगा रखा है और सीधे सीधे चले जा रहे हैं, और वो सारे की सारी जो स्नो है खुरद के और उड़ा रही है। तो बेसिकली होगा क्या, अभी गर्मी है, स्नोफॉल अभी होनी नहीं है, तो ये एक बार उड़ जाएगी ना, तो उससे क्या होगा कि पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और ब्लैक आइस सारी खत्म हो जाएगी। अगर ये जमी पड़ी रहेगी, ये भाई कैसे जा रहा है, दिख ही नहीं रहा था इतना। देखना ब्लाइंड व्यू है भाई, पता नहीं कैसे कर गए लोग ओवरटेक। ये देखना ये भी जा रहा है, इसके पीछे पीछे चलता हूँ। हाँ, ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा था, इसके पीछे पीछे चलूंगा तो। ओ भाई बढ़िया स्नो आया, देखना
चलो चलो चलो, विंटर टायर्स तो हैं अपने। विंटर टायर्स नहीं है, 80 हैं। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे भाई कैसे जा रहे हो, मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ। चला जाऊं क्या? हाँ जा तो रहा है वो भी। चलो 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 चलो, जय माता दी। चलो भाई क्रॉस कर गए हैं। अच्छा नहीं, ओ भाई मुझे लगा था ये खुद रहा है। नहीं भाई, स्नोफॉल हो रही है। हो नाइस नाइस नाइस, स्नोफॉल हो रही है भाई, स्नोफॉल। नाइस भाई, वेलकम टू एस्टोनिया गाइस, वेलकम टू एस्टोनिया। बढ़िया स्नोफॉल हो रही है भाई। अब यार जोश जोश में आ तो गए, ये चीज़ फील भी कर ली, इतनी बढ़िया स्नो गिर रही है। बट अब मैं नीचे देख पा रहा हूँ ना, तो इसके नीचे बढ़िया स्नो जमी भी हुई है और आगे पूरा है ब्लाइंड व्यू, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा भाई। एकदम उचक उचक के देखना पड़ रहा है रोड आगे। और मुझे नहीं पता अभी कितना लंबा है यार, मैं बस फंस ना जाऊँ रास्ते में कहीं। वैसे फंसने तो नहीं चाहिए गाड़ी, बड़ी आराम से स्पीड पे चल रही है। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं है यार, 0 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है भी, सिर्फ माइनस में भी नहीं गया हुआ। बट पता नहीं क्या सीन है, इतनी बढ़िया बर्फ़ गिर रही है बताओ यार। बट गाड़ी की समस्या लग रही है, बस मुझे फंसन आ जाए यार कहीं। एक तो ब्लाइंड व्यू, मैप पे देख रहा हूँ सीधी सीधी रोड है, लेफ्ट और राइट साइड पे देख के कि हाँ बैरिगेटिंग है, तो एकदम गाड़ी सीधी सीधी चल रही है। कहीं बीच में ऐसा हुआ ना, कहीं डाइवर्जन हुआ, कुछ हुआ तो भाई चली जाएगी गाड़ी सीधा डाइवर्जन में ही। अरे यार स्ट्रीट लाइट वगैरह होती तो भी ठीक था, कुछ नहीं नज़र आ रहा भाई सामने से। बट गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ दिक्कत होगी तो सुनसान नहीं है। पीछे वो गाड़ी साफ़ करने वाला भी आ ही रहा है। बट ये है कि ध्यान से चलानी पड़ रही है भाई, बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है इसमें, रिस्क नहीं लेना 1% भी। चलो भाई अब थोड़ी हल्की हुई बर्फबारी, एटलीस्ट विजन क्लियर हुआ, मुझे दिखाई तो पड़ रहा है कम से कम। अभी तक तो भाई दिखाई नहीं पड़ रहा था सीरियसली। मेरा ऐसा मन कर रहा था मैं उतर के एकदम गाड़ी से एकदम वीडियो बनाऊं बढ़िया सी। बट ऐसी रोड पे रुकना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि फिर पिकअप लेने में भी इशू, हर चीज़ में फिर इशू है। हल्की हो जाए यार, कल जितनी बारिश होनी है, बारिश कह रहा हूँ सॉरी स्नो भाई, ये ना आदत एकदम वही वाली है बारिश वाली, स्नो कहाँ निकलता है फिर मुंह से। ठीक है यार, इसको अगर आप कंटिन्यूस देखते रहोगे ना और वाइपर को इग्नोर करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा एकदम इल्यूजन सा हो रहा है, सामने से आके कोई चीज़ एकदम जूम इन होती जा रही है। मैं ऐसे कंटिन्यूसली देख रहा हूँ ना उसको, तो मैं एकदम थोड़ा सा मेरा सर घूम जा रहा है, तो इसलिए मुझे बार बार थोड़ा अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके रोड पे देखना पड़ रहा है, इधर उधर देखना पड़ रहा है। कंटिन्यूस उसको देखो तो भाई सीरियसली एकदम सर घूम जाए। खुद एक बार ट्राई करो, ये देखो सिर्फ सेंटर में देखना है इसके, ऐसा लगेगा भाई सर घूम रहा है। पर सीरियसली भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया मैंने ऐसा कुछ। ब्यूटीफुल भाई, वो कहते हैं ना भाई बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, वही वाली चीज़ है भाई। ब्यूटीफुल भाई, सही में इतनी दिक्कतें, इतना इशू, इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद एंटर हुआ। अब कहीं ऐसा होता शायद से, अब भगवान भी चाहते थे कि मैं ये व्यू देखूं, अगर वो मेरे को जल्दी छोड़ देते रशिया वाले तो क्या पता स्नोफॉल हो ही ना रही होती, क्योंकि स्नोफॉल अगर कंटिन्यूस हो रही होती यहाँ पे तो मुझे लगता है अच्छी खासी यहाँ पे जम गई होती। तो अब मुझे लग रहा है अब ये भी स्टार्ट हुई है। तो अगर ये हो रही है कंटिन्यूसली स्नोफॉल, और अगर मैं जल्दी वहाँ से कस्टम से निकल गया होता रशिया के, तो फिर जल्दी पहुँच गया होता होटल, भले 1 घंटे पहले पहुँचता, बट ये व्यू नहीं देखने को मिलता। तो ठीक है भाई, बट ठीक है भाई, अब वो 1 घंटा भी ठीक है, इतना बुरा नहीं लग रहा सोच के। एक ही दिन में लग रहा है भाई सब देखने को मिल जाएगा। ये देखो भाई ब्यूटीफुल भाई, आपने और लाइट सुनी होंगी, तो बेसिकली सबसे अच्छी और क्लीन दिखती हैं ये। 1 मिनट यार, इसको ऑटो फोकस ना, क्या हो गया? हाँ ठीक है। हाँ तो मैं वही कह रहा था कि जो एकदम क्लीन नज़र आती हैं वो नज़र आती हैं भाई फिनलैंड से, ठीक है, फिनलैंड या फिर नॉर्वे से। और अभी हम लोग हैं एस्टोनिया में, तो थोड़ी बहुत झलक दिखाई दी मैंने आपको, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा ये इधर जंगल है, जंगल के पीछे छुप गया पूरा का पूरा व्यू, बट रेड रेड नज़र आ रहा था अभी दूर से। पहले मुझे लगा कि शायद कुछ बादल वादल के पीछे ऐसा लग रहा हो कि कोई लाल बत्ती गाड़ी आ रही हो ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं था भाई, और लाइट्स ही थी। वेलकम टू टेलिन सिटी। टलिन क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो एक बार मेरे को देखनी पड़ेगी। वैसे टेलिन बोलते हैं इसको, टेलिन द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया में। स्वागत है भाई आप लोगों का। पहुंच गए हैं, यहाँ से हमारा अपार्टमेंट रह गया है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे। और मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि मैं इस टाइम पे ब्लॉग करूँ, बट फिर भी मैं अपडेट दिए जा रहा हूँ भाई। तो इसी बात पे जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, फटाफट से वीडियो पॉज करो और जाके बढ़िया से एक कॉमेंट लिखो और लाइक ज़रूर कर दो यार, थोड़ी वीडियो को रीच वगैरह मिल जाती है, अच्छा लगता है मैं भी। बाकी फ़िलहाल पहुँचते हैं यार, भूख लग रही है भयंकर, सुबह से कुछ नहीं खा रखा है, रात के बज गए हैं 2:30। और कल बहुत काम है मेरे को, बहुत काम है कल मुझे सीरियसली। मैंने वैसे रेस्ट डे का सोचा था कल, बट रेस्ट नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि गाड़ी की सर्विस करानी है, 1-2 काम और भी हैं।
उसके बाद कल मुझे दूसरे अपार्टमेंट भी शिफ्ट होना है, मतलब आज जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ बेसिकली वहाँ पर नहीं रहना है मुझे कल और परसों दूसरा अपार्टमेंट होगा। उसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ये वाली स्ट्रीट देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है, कैमरे में नहीं समझ आ रहा, कैमरे में सिर्फ ग्रीन दिख रहा है और क्लैरिटी भी इतनी नहीं है, बट भाई नेकेड आइज से भी देख रहा हूँ ना, इतना प्यारी स्ट्रीट लग रही है क्या ही बताऊँ। बड़े वैसे ना कंफ्यूजिंग से रास्ते हैं, पीछे अभी गोल गोल एकदम घूम गया था मैं मैप पे देखने के बावजूद भी। तो ऐसी सिटीज़ में ना यही होता है, छोटी छोटी सिटीज़ हैं बट बहुत सुंदर है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने रास्ते वगैरह भी ऐसे ऐसे निकाल रखे हैं गोल गोल कि ज़्यादा ट्रैफिक भी ना लगे और चलती रहे गाड़ियाँ कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसमें फिर बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है गाड़ी, अगर हल्का सा भी कट मिस हुआ तो। वैसे छोटी सिटी है, छोटी कंट्री है, ठीक है, और कैपिटल सिटी है ऑब्वियसली, छोटी सिटी उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, कैपिटल सिटी है तो भाई डेवलप्ड है प्रॉपर, ठीक है। बट उसके अलावा देखा जाए तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बट मज़ा आ रहा है भाई मुझे तो, बस एक्साइटमेंट हो रही है अब यहाँ पर घूमने की। कल तो काम निपटाने, कल तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, बट परसों बढ़िया यहाँ पे घूमेंगे। नाइस यार, अपार्टमेंट तो बहुत अच्छी लोकेशन पे मिल गया हमें, यहाँ से सिर्फ 220 मीटर है मेन रोड से। और यहाँ से जो, और ये जो पानी सामने पहले आपको दिख रहा है ना, इसके बारे में बता दूं भाई, ये बारिश नहीं हो रही है बट जो छत के ऊपर स्नो है ना, मुझे लगता है कि स्नो जमी हुई है, वो अभी देख के पता चलेगा। बाकी जो छत के ऊपर स्नो है वो गल के अब नीचे बह रही है। पहले चलते हैं यार, देखें कौन सी बिल्डिंग है। और कह रहे होटल जैसा दिखता है बाहर से, ठीक है, बट एक्चुअल में अंदर अपार्टमेंट बने हुए हैं, ऐसा ऐसा उन्होंने बताया मुझे। ये क्या है, ये है क्या सामने? हाँ यही लग रहा है मेरे तो। बट ये तो थर्ड फ्लोर कह रहे थे, थर्ड फ्लोर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। देखना पड़ेगा यार एक बार। ये है भाई हमारा आज का होटल, कॉटेज जैसा लग रहा होगा, ठीक है, बट इसके अंदर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं छोटे छोटे। तो ये वाला बुक किया है, सामने ही पे गाड़ी खड़ी कर दी है, बढ़िया ठंड हो रही है। 0.5 पे करके ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए 1 पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम इन दिख रहा होगा। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है अभी तक का तो माहौल मेरे को एस्टोनिया का। नाइस, चलते हैं यार, सामान रखता हूँ फटाफट। ये देखो बर्फ़ जम गई है पूरी, देख लो। हाँ ये देखो भाई, अब 0.5 पे कर दिया, देख रहे हो सारी की सारी स्नोफॉल हो रही थी, बढ़िया जम गई है सारी, आगे भी जमी होगी। हाँ ये देखो ठंडी हो गई, देखो। मुझे लग रहा है अगर रात में स्नोफॉल हुई तो और भी जम जाएगी यहाँ पे, पर ठीक है यार, अब तो आदत डालनी पड़ेगी अभी कुछ दिन, जब तक मैं इन सारी कंट्रीज़ में हूँ, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे।